हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के इस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं जुलाई महीने के करंट अफेयर। ऑलरेडी अगस्त और सितंबर महीने के करंट अफेयर्स अपडेट हो चुके हैं। इसका मतलब आप उसको भी पहले देख लें, मतलब अगस्त और सितंबर महीने के करंट अफेयर को जरूर देख के आएं, फिर आप जुलाई के करंट अफेयर्स को कर सकते हो, क्योंकि वो ऑलरेडी अपलोडेड है और वो रीसेंट करंट अफेयर्स हैं, इसलिए हमने पीछे से स्टार्ट किया है इसको। और हमारा इनिशिएटिव है कि हम पूरे साल के करंट अफेयर्स अपलोड करेंगे और फिर कॉन्टिन्यूटी में हर महीने आपके पास करंट अफेयर्स आते जाएंगे। माई सेल्फ आशु बंसल, और जितने भी हम करंट अफेयर्स कर रहे हैं ये आपके जिस तरह के भी एग्जाम है हरियाणा के, लाइक HPSC का है, HSSC का है, मतलब हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का है, या फिर HCS जो भी 2021 में आएगा, उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। या जितने भी एग्जाम के फॉर्म आपने फिल किए हुए हैं, लाइक हरियाणा के जितने भी रेवेन्यू सेक्रेटरी का है, जो भी एग्जाम है, तो उसके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। और गाइस, मेरी जो बोलने की लैंग्वेज रहेगी वो हिंदी ही रहेगी, लेकिन जो आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, स्पेशली जो हिंदी माध्यम के स्टूडेंट्स हैं, वो इंग्लिश में भी होंगे प्लस हिंदी में भी होंगे, ताकि आपको क्वेश्चन को समझने में कोई दिक्कत ना हो। और लेकिन जो ऑप्शंस होंगे वो इंग्लिश में होंगे, क्योंकि इंग्लिश में आप ऑप्शंस को आराम से समझ सकते हो, लेकिन मेरी बोलने की लैंग्वेज हिंदी रहेगी, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये करंट अफेयर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये करंट अफेयर्स बहुत ही अच्छे न्यूज़पेपर्स, गवर्नमेंट की ऑफिशियल प्रेस रिलीज से कवर किए गए हैं, तो इसका मतलब कोई भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर इसमें छूटने वाला नहीं है। तो हम स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर के साथ। हाउ मेनी थाउजेंड्स ऑफ हाउसेज हैव बीन डिसाइडेड बाय द हरियाणा गवर्नमेंट रिसेंटली। हरियाणा सरकार ने हाल ही में कामगारों के लिए कितने हजार घर बनवाने का फैसला किया गया है। बिकॉज आप देख रहे हो कोरोना के कारण सिचुएशन कुछ ऐसी बन चुकी है, जिसके कारण काफी लोगों के पास जो है वो घर नहीं भी है, और काफी लोग एक जगह से दूसरी जगह काम करने के लिए जाते हैं, तो उनको आने जाने में प्रॉब्लम है। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए तो हरियाणा गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया है कि हम जो है वो इतने हजार घर जो है वो बनाएंगे। कितने हैं वो? 10,000 हैं, 25,000 हैं, 30,000 हैं या 50,000 है। तो आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है, तो आप फटाफट बताओगे 10, 25, 30 और 50,000। तो सही आंसर क्या है हमारे पास? 50,000 घर हरियाणा गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि जो लोग अपने कार्यस्थलों से दूर दराज के स्थानों पर रोजाना यात्रा करते हैं, तो उन्हें फ्री होल्ड या फिर लीज होल्ड के बेसिस पे घर दिया जाएगा। अगर वो खरीदना चाहते हैं खरीद सकते हैं, लेकिन इसमें एक सिक्योरिटी है कि हरियाणा गवर्नमेंट क्या ले लेगी, उसके वापस खरीद लेगी जब भी वो छोड़ के जाएंगे या जब भी उनकी ट्रांसफर हो जाएगी। तो एक बहुत ही अच्छा डिसीजन हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से लिया गया है। 50,000 घर बनाए जाएंगे, और कार्यस्थलों के लिए दूर दराज स्थानों से जो रोजाना यात्रा करते हैं उन्हें यह घर फ्री होल्ड या लीज होल्ड पर दिए जाएंगे। मतलब या तो आप 1 महीने के बेसिस पे, 1 साल के बेसिस पे रेंट फिक्स कर दिया जाएगा इतने सालों के लिए, तो वो उसके बेसिस पे आप खरीद सकते हो। तो लेकिन इसमें एक बाय बैक विकल्प है, जिसमें क्या होगा कि आप दोबारा हरियाणा गवर्नमेंट को ये घर जो है वो बेच सकते हो। तो इसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है कि बाद में बिकेगा नहीं बिकेगा। एक बार खरीद लेते हो, बाद में यही प्रॉब्लम रहती है कि बिकू नहीं बिकू, तो उसके कारण जो है वो आपको कोई भी प्रॉब्लम जो है नहीं आएगी। तो कितने घर? 50,000 घर जो है वो बनाने का डिसीजन लिया गया है। नेक्स्ट आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा आईफिल टावर एंड टावर ऑफ पीसा, जिसको हम लीनिंग टावर ऑफ पीसा कहते हैं, वंडर्स विल बी कंस्ट्रक्टेड। तो इसमें 2 क्वेश्चन है। देखो, एक तो वंडर्स ऑफ टावर में आपको पूछा जा सकता है कि आईफिल टावर कहाँ पे है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, अगर ग्रुप डी या ग्रुप सी का एग्जाम होता है तो उसमें आपको पूछा जा सकता है आईफिल टावर जो है वो कहाँ पे है। पेरिस में है, फ्रांस में है। और टावर ऑफ पीसा कहाँ पे है? रोम में है। मतलब कहाँ पे मिलेगा आपको? रोम में। तो आपको पता होना चाहिए दिस इज द टावर ऑफ पीसा, दिस इज द आईफल टावर, आप सबने देखा होगा। तो हरियाणा में इसी मॉडल पे ये दोनों वंडर्स जो हैं वो कंस्ट्रक्ट किए जाएंगे। तो कहाँ पे, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में इसको कंस्ट्रक्ट किया जाएगा? गुरुग्राम में, पंचकुला में, अंबाला में या हिसार में? तो आपने बताना है कहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। फिर से 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ आपको, फटाफट बताओगे। गुरुग्राम, पंचकुला, अंबाला या हिसार? तो कहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है? इनको कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है गुरुग्राम के अंदर। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? दैट इज गुरुग्राम। गुरुग्राम में इसको कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। वहां पे सुभाष चंद्र बोस पार्क है, वहां पे इसको कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। सुभाष चंद्र बोस पार्क के अंदर ये दोनों अजूबे बनाए जाएंगे। और किससे बनाए जाएंगे? अगर आप देखोगे, कबाड़ का जो मटेरियल है उसको इकट्ठा करके, उन चीजों का यूज करके इसको बनाया जाएगा। मतलब हम कह सकते हैं कि वेस्ट मटेरियल के थ्रू इसको बनाया जाएगा। तो दक्षिण दिल्ली में वेस्ट टू वंडर पार्क की तरह वहां भी मतलब अलग अलग छोटे छोटे जो है वो बनाए गए हैं कबाड़ से, तो वैसे ही जो है वो हरियाणा में भी अब बनाया जाएंगे। ये अजूबे जो है वो डे और नाइट विजन के हिसाब से बनाए जाएंगे, ताकि रात को और आपको देखने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और इसके ऊपर जो है वो ऑलमोस्ट 2.5 करोड़ रुपए का खर्चा जो है वो किया जाएगा।
चलो, तो इसमें 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट होगी। कहाँ पे बनाए जा रहे हैं? सुभाष चंद्र बोस पार्क गुरुग्राम में बना रहे हैं। कौन से 2 टावर बनाए जा रहे हैं? आईफल टावर और साथ में कौन सा? टावर ऑफ पीसा। Now, most important again question: Who is reappointed as the additional Solicitor General of India in Punjab and Haryana High Court? इसमें 2-3 चीजें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और 101%, मैं आपको इसलिए 101% श्योरिटी दे रहा हूं कि क्वेश्चन आने ही आने हैं इन ऑप्शंस में से। जो आप ये देख रहे हो, इन ऑप्शंस में से क्वेश्चन आएंगे। तो आप मुझे फटाफट बताओ पहले तो इसका आंसर क्या है। एडिशनल सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया जो हैं वो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के कौन अपॉइंट किए गए हैं? 3 साल के लिए अपॉइंट कर दिया इनको, मतलब 2023 तक जो है रहेंगे। आप फोटो देख सकते हो यहाँ पे, ये 2023 तक रहेंगे। तो रविशंकर जहाँ हैं, श्री बलदेव राज महाजन है, सत्यपाल जैन है या के वेणुगोपाल है? तो कुछ नाम तो इसमें से आपने सुने होंगे, तो मुझे फटाफट बता दो क्या आंसर होगा इसका। तो आपका टाइम खत्म होता है यहाँ पे। तो आंसर क्या है? सत्यपाल जैन। सत्यपाल जैन जो है वो सही आंसर है। आप पिक्चर देख सकते हो। इनको एडिशनल सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया जो है वो अपॉइंट किया गया पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का, और ये हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से आप कह सकते हो कि रिप्रेजेंट करते हैं। और साथ ही साथ इसमें 2-3 नाम आप और देख सकते हो। के वेणुगोपाल, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन। आपको ये क्वेश्चन आएगा। कौन है के वेणुगोपाल? फटाफट। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। कौन है ये? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अभी न्यूज में भी थे कि इनका 1 साल का टाइम पीरियड जो है वो बढ़ा दिया है। वैसे तो 2020 में खत्म हो रहा था, लेकिन अब 2021 तक कर दिया है। तो 1 साल इनका टाइम पीरियड जो है बढ़ा दिया गया है। सत्यपाल जैन 3 साल के लिए अपॉइंट किए गए। 2023 तक एडिशनल सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया अपॉइंट किए गए हैं पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के। ये याद रखना है, क्योंकि अभी रिसेंटली तुषार मेहता सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया अपॉइंटेड हैं। उनका भी 3 साल का टाइम पीरियड बढ़ा दिया है, तो कंफ्यूज नहीं होना। ही इज एडिशनल सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया इन पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। मैं आपको दोबारा से भी बता दूंगा। श्री बलदेव राज महाजन, ये भी नाम आपने सुना होगा, पर्सनैलिटी हरियाणा गवर्नमेंट के अंडर। दैट इज, कौन है ये? एडवोकेट जनरल ऑफ हरियाणा। एडवोकेट जनरल ऑफ हरियाणा। हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से जितने भी केसेस हैं उनको कौन हैंडल करता है? यही हैंडल करते हैं श्री बलदेव राज महाजन जी। रविशंकर झा, ये पता होगा, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूं ऑप्शंस, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। सबसे पहला नाम है रविशंकर झा, चीफ जस्टिस ऑफ पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। श्री बलदेव राज महाजन एडवोकेट जनरल हैं। एडवोकेट जनरल किसके हैं? हरियाणा गवर्नमेंट के अंडर। तो हर स्टेट में एक एडवोकेट जनरल होगा ही होगा। वो काम क्या करता है? जितने भी स्टेट गवर्नमेंट के केसेस होंगे, पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट को लीगल एडवाइस देने का काम, और साथ ही साथ आप कह सकते हो कि उस स्टेट के केसेस को भी कौन हैंडल करेगा? यही हैंडल करेंगे। तो हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से वो कौन है? श्री बलदेव राज महाजन। सत्यपाल जैन एडिशनल सोलिसिटर जनरल है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के। के वेणुगोपाल अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है। इनका 1 साल का टाइम पीरियड बढ़ा दिया है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एडवोकेट जनरल एंड अटॉर्नी जनरल? एडवोकेट जनरल स्टेट गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं, अटॉर्नी जनरल सेंटर गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं। अटॉर्नी जनरल सेंटर गवर्नमेंट के लिए काम करेंगे। जो भी केसेस सेंटर गवर्नमेंट के होंगे उनको कौन देखेगा? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। और वो के वेणुगोपाल है। और एक बंदा और आपने याद रखना है, तुषार मेहता। ये भी क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तुषार मेहता जो हैं उनको 3 साल के लिए सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया अपॉइंट कर दिया गया है। बेसिकली अगर के वेणुगोपाल ऑलरेडी किसी केसेस को हैंडल कर रहे हैं, बिजी हैं या उनके पास लोड ज्यादा है, तो बाय डिफॉल्ट कौन हैंडल कर लेगा उसको? तुषार मेहता जी हैंडल कर लेंगे, सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, बहुत सी चीजें आपको यहां से मिल गई है। नेक्स्ट आते हैं, विच हरियाणा ब्यूरोक्रेट टर्न सिंगर इज अवॉर्डेड ए सर्टिफिकेट ऑफ रिकॉर्ड गिवन बाय इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स एंड गोल्ड मेडल? पंजाब और हरियाणा, किस हरियाणा नौकरशाह को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड और गोल्ड मेडल द्वारा दिए गए रिकॉर्ड के प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया है? तो मुझे बताओगे फटाफट। 5 सेकंड का आपको टाइम दे रहा हूं आंसर देने का। तो ऑप्शन आपके पास, डॉक्टर राज रूप फुलिया, रिटायर्ड हो चुके हैं IAS ऑफिसर। मिसेस केशनी आनंद अरोड़ा, इनका नाम आपने सुना होगा काफी बार। रंजीत कुमार पंचनंदा, IPS रिटायर्ड। श्री भरत भूषण भारती जी। तो मुझे फटाफट बताओ, सारे के सारे ऑप्शन फिर से इंपॉर्टेंट आपके लिए, क्या आंसर होगा? तो आंसर क्या है? डॉक्टर राज रूप फुलिया जी। पहले आप इनके बारे में देख लो, फिर हम ऑप्शंस के ऊपर आते हैं। डॉक्टर राज रूप फुलिया जी ने 27,000 गाने जो हैं वो गाए हैं और 42 लैंग्वेजेस में इन गानों को रिकॉर्ड किया है। 42 लैंग्वेजेस में इन गानों को रिकॉर्ड किया है पिछले 2 सालों के अंदर। तो एक इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की तरफ से आप देख सकते हो इनकी फोटो। तो इनको रिकॉर्ड की तरफ से इनका रिकॉर्ड दर्ज किया गया है और ये इनका 5th सर्टिफिकेट है
एज ए रिकॉर्ड, और गोल्ड मेडल भी इनको जो है वो साथ में दिया गया है। तो आपने बस नाम याद रखना है कि कौन है वो हरियाणा गवर्नमेंट के अंदर या हरियाणा गवर्नमेंट से रिटायर्ड हो चुके पर्सन कौन है ऐसे, क्योंकि ब्यूरोक्रेट भी थे, आईएएस तो थे ही थे, अब रिटायर हो चुके तो गायक बन चुके हैं। तो राजरूप फुलिया जी। मिसिस केशनी आनंद अरोड़ा जी कौन है, फटाफट बताओ मुझे। मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी होगी क्योंकि सारा दिन ये रहते हैं खट्टर जी के साथ। चीफ सेक्रेटरी हैं हरियाणा की, चीफ सेक्रेटरी ऑफ हरियाणा केशनी आनंद अरोड़ा, इन्होंने ये मतलब इनको सम्मानित किया है। रंजीत कुमार पंचनंदा जी फटाफट बता दो, ये तो आपको पता होगा, एचपीएससी के चेयरमैन है, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन है पंचनंदा जी। और श्री भारत भूषण भारती जी कौन है, एचएसएससी के चेयरमैन है, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के चेयरमैन है भारत भूषण भारती। और एचपीएससी के कौन है, रंजीत कुमार पंचनंदा, आईपीएस। क्लियर, श्री भरत भूषण भारती, बी भरत भूषण भारती। एसएससी तो उससे याद रखोगे, बी एसएसएस। चलो आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज अपॉइंटेड एज ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी इन द क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट। क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन मतलब आपराधिक जांच विभाग में विशेष ड्यूटी पर अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन आपके पास दीपांकर गर्ग हैं आईपीएस, अनिल कुमार राव आईपीएस, मिस्टर आलोक मित्तल आईपीएस, मनोज यादव आईपीएस। तो मुझे फटाफट बताओगे क्या आंसर होगा इसका। 5 सेकंड का टाइम आपके पास। दीपांकर गर्ग, अनिल कुमार राव, मिस्टर आलोक मित्तल या फिर मनोज यादव। तो इसका आंसर है मिस्टर आलोक मित्तल जो आईपीएस हैं, इनको अपॉइंट किया गया है ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी इन द क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, सीआईडी डिपार्टमेंट के अंदर। जो कि आपने पिछले साल काफी देखा कि अनिल विज जी के अंदर और मनोहर लाल खट्टर जी के बीच में काफी तनातनी रही इस डिपार्टमेंट को बनाने के लिए। तो इसके स्पेशल ड्यूटी ऑफिसर कौन लगाए गए हैं, मिस्टर आलोक मित्तल। तो इसमें क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट, मनोज यादव जी कौन है, फिर फटाफट बता दो मुझे मनोज यादव जी कौन है। सबसे इंपॉर्टेंट नाम हो गया पुलिस के लिए, तो ये डीजीपी हरियाणा है। कौन है, डीजीपी हरियाणा, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हरियाणा। सबसे बड़ी पोस्ट होगी पुलिस के अंदर, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर, तो मनोज यादव। नेक्स्ट आ जाओ, हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव सप्लाई एंड मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड, हैफेड HAFED, विल बी सेटिंग अप एन अल्ट्रा मॉडर्न मस्टर्ड मिल। कहां पे कर रहे हैं वो एस्टैब्लिश। हरियाणा राज्य सरकारी सहकारी आपूर्ति और विपणन फेडरेशन लिमिटेड अल्ट्रा मॉडर्न मस्टर्ड ऑयल मिल की स्थापना कहां पे करेगी। तो मुझे जगह बतानी है आपने कि ये अल्ट्रा मॉडर्न मस्टर्ड मिल ऑयल जो है वो कहां पे की जाएगी और किसके द्वारा की जा रही है, हैफेड के द्वारा जो है वो की जा रही है। कहां पे की जाएगी ये आपने आंसर बताना है। फिर से 5 सेकंड का टाइम आपको दे रहा हूं, फटाफट मुझे आंसर बताओगे आप। तो कहां पे होगी ये, रेवाड़ी। तो आंसर क्या होगा, रेवाड़ी। रेवाड़ी में भी कहां पे होगी, रामपुरा में, रामपुरा। क्लियर, चलो इसकी कैपेसिटी कितनी होगी, 100 मेगा टन की होगी। और कहां पे बनाया जाएगा, रामपुरा रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के अंदर। 20,000 मैट्रिक टन जो है वेयर हाउसेस जो हैं वो मतलब कैपेसिटी के बनाए जाएंगे। 5 एकड़ की लैंड होगी, मतलब एक कैंपस की तरह इसको बनाया जाएगा। हैफेड इसको कंस्ट्रक्ट करेगा। हैफेड ने और भी चीजें जो कंस्ट्रक्ट करनी है ना। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और यहाँ पे आप नोट कर लो कि हैफेड ने जो है वो एक टर्मरिक प्लांट भी कंस्ट्रक्ट करना है और एक कोल्ड स्टोरेज भी जो है वो कंस्ट्रक्ट करना है 500 मैट्रिक टन का। कहां पे, करनाल के अंदर। करनाल के अंदर मेडिकल सिटी हमारी, फार्मास्यूटिकल के बेसिस पे करनाल। तो टर्मरिक प्लांट और साथ ही साथ जो है वो कोल्ड स्टोरेज करना है। टर्मरिक प्लांट का याद रखना है और एक साथ में आपने याद रखना है दैट इज जो हमारे पास मस्टर्ड ऑयल मिल है उसको भी कंस्ट्रक्ट करना है। कहां पे, रेवाड़ी के अंदर। और इसको कहां पे, करनाल के अंदर। चलो नेक्स्ट आते हैं, अगला क्वेश्चन हमारे पास है, मल्टी स्टोरी इंडोर मिनी स्टेडियम विल बी बिल्ट एट। मल्टी स्टोरी जो हमारे पास एक मिनी स्टेडियम बनाया जाएगा, इंडोर मिनी स्टेडियम बनाया जाएगा, वो कहां पे बनाया जाएगा, उसकी जगह आपने बतानी है। रेवाड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी, करनाल कॉन्स्टिट्यूएंसी, उचाना कॉन्स्टिट्यूएंसी, अंबाला कंटोनमेंट। तो अगर आपको ये पता है कि ये किसने स्टेडियम बनाने का जो है वो विचार दिया है या किसने जो है पास कर दिया कि यहाँ पे बनाया जाएगा या उद्घाटन कर दिया है, तो आप उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी देख लोगे तो आपको पता लग जाएगा हाँ जी किस बंदे ने किया होगा। तो अगर मैं आपको हिंट दूं तो ये दुष्यंत चौटाला जी का काम है। दुष्यंत चौटाला जी ने ये कहा कि हम यहाँ पे एक मिनी स्टोरी इंडोर मिनी स्टेडियम जो है वो बनाएंगे।
तो आप मुझे बताओ फटाफट कि दुष्यंत चौटाला जी की फिर कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी होगी? दैट इज उचाना कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो आंसर क्या होगा? उचाना में ये मल्टी स्टोरी इंडोर मिनी स्टेडियम बनाया जाएगा, जैसे वो कहते हैं कि सिरसा में बनाया गया वैसे ही जो है वो यहाँ पे बनाया जाएगा। तो उचाना कॉन्स्टिट्यूएंसी। और इसमें क्वेश्चन और कवर हो गया कि दुष्यंत चौटाला जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी होगी? उचाना। और साथ ही साथ आप देख सकते हो अंबाला कंटोनमेंट मुझे बता दो किसकी है? अनिल विज जी की। अनिल विज जी की। करनाल कॉन्स्टिट्यूएंसी मोस्ट फेमस पर्सन ऑफ हरियाणा दैट इज मनोहर लाल खट्टर जी की। मनोहर लाल खट्टर जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी करनाल है। तो आप याद रखोगे मल्टी स्टोरी इंडोर मिनी स्टेडियम जो है वो कहां पे बनाया जाएगा? उचाना। फर्स्ट मल्टी स्टोरी इंडोर स्टेडियम बता सकते हो मुझे कहां पे है? फर्स्ट मल्टी स्टोरी स्टेडियम, उसका आंसर मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। कमेंट बॉक्स में मुझे फटाफट बताओ। हु स्टार्टेड हमारा हरा भरा उचाना अभियान? ये भी आप बता सकते हो आंसर। हु स्टार्टेड हमारा हरा भरा उचाना अभियान इन उचाना? ठीक है, बाय डिफॉल्ट उचाना में स्टार्ट किया जाएगा। तो बताओ मुझे किसने स्टार्ट किया? दुष्यंत चौटाला, अनिल विज, मनोहर लाल खट्टर, भूपिंदर सिंह हुड्डा। तो आप कवर कर सकते हो दोबारा से क्वेश्चन को। दुष्यंत चौटाला, क्योंकि उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी है? उचाना। तो उन्होंने ये अभियान स्टार्ट किया है बेसिकली। तो उन्होंने कहा है कि ऐसे हम बहुत से पौधे लगाएंगे इसके अंदर, हरा भरा अभियान के अंदर 10,250 सैपलिंग्स, मतलब छोटे छोटे पौधे जो हैं वो लगाए जाएंगे उचाना कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर। 250 त्रिवेणी लगाई जाएंगी, 50,000 फ्रूट प्लांट्स लगाए जाएंगे, 50,000 शेडो प्रोवाइडिंग मतलब जो छांव देंगे वैसे पेड़ 5,000 लगाए जाएंगे, 5,000 ही जो हैं वो फल देंगे वो लगाए जाएंगे, 250 जो है वो त्रिवेणीज लगाई जाएंगी। तो टोटल कितना हो गया? 10,250 पौधे लगाए जाएंगे। और ये कितने दिन चलेगा? 70 दिन। तो दो चीजें होंगी, कहाँ पे स्टार्ट किया गया हमारा हरा भरा उचाना, और ये उचाना से स्टार्ट किया गया। और किसने किया? दुष्यंत चौटाला जी। आप देख सकते हो दुष्यंत चौटाला जी। और साथ ही साथ कितने दिन चलेगा? 70 दिन चलेगा। ये 2-3 चीजें आपने याद रखनी है। नेक्स्ट आ जाओ। विच प्रोडक्ट्स विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री ऑफ कॉस्ट बाय हरियाणा गवर्नमेंट बिटवीन जुलाई 2020 से लेकर नवंबर 2020 तक अंडर द प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना? देखो अब सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ये कह दिया है कि काफी चीजें जो है वो नवंबर 2020 तक चलेंगी। तो उसके कारण जो है ये हरियाणा गवर्नमेंट ने भी डिसीजन ले लिया कि हम भी फ्री ऑफ कॉस्ट ये चीजें प्रोवाइड करेंगे जुलाई से लेकर नवंबर तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंदर। तो कौन सा उत्पाद जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो दिया जाएगा? चावल और चीनी, वीट और शुगर, चावल और मक्की, चावल और चीनी, या फिर अगर आप कहोगे गेहूं और चीनी, गेहूं और मक्की, चावल और शुगर, और वीट और पल्सेस। तो मुझे फटाफट बताओ क्या आंसर होगा? तो आंसर होगा वीट एंड पल्सेस। वीट और पल्सेस को फ्री ऑफ कॉस्ट क्या किया जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा इसके अंदर। बाकी स्कीम्स वो कहते चलती रहेंगी वैसे की वैसे, लाइक कोई अन्नतोदय अन्न योजना है, 35 किलो अनाज दिया जा रहा है, या कोई और स्कीम चल रही है, वो वैसी की वैसी चलती रहेगी। लेकिन ये अलग से जो है फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो क्या किया जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत ये स्टार्ट किया जाएगा। इसमें अलग अलग तरह के जो राशन कार्ड होल्डर्स हैं, लाइक पिंक हैं, येलो हैं, खाकी हैं, तो उसके बेस पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। लेकिन उनको 5 किलो वीट पर मेंबर पर मंथ ये मिलेगा। अपने याद रखना कितना है? 5 किलो जो गेहूं है वो हर महीने एक मेंबर को फैमिली के दिया जाएगा, और 1 किलो पल्सेस दी जाएंगी, दालें दी जाएंगी, वो भी पर फैमिली जो है वो दी जाएंगे जून से लेकर नवंबर तक, मतलब अगले 5 महीनों में ये सारा कुछ डिस्ट्रीब्यूट की जाएगा। तो 5 केजी गेहूं और 1 केजी पल्सेस। नेक्स्ट, स्टेट फर्स्ट मल्टी स्टोरी स्पोर्ट्स क्लब्स। जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था वो उसका आंसर देने का टाइम आ गया आपका। फर्स्ट मल्टी स्टोरी स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स कहां पे बनाया गया? क्योंकि एक मल्टी स्टोरी मिनी स्टेडियम तो कहां पे बना रहे हैं? रेवाड़ी में, मैंने बताया। और साथ ही साथ रेवाड़ी में नहीं, उचाना में, सॉरी, उचाना में जो है वो बनेगा दुष्यंत चौटाला जी की तरफ से। लेकिन फर्स्ट कहां पे बनाया गया? क्योंकि वो भी उसी, जो उचाना में बनना है वो भी उसी गाइडलाइंस के हिसाब से बनना है। उसी गाइडलाइंस का मतलब सिरसा की गाइडलाइंस पे बनना है। तो इसका मतलब फर्स्ट आपने याद रखना है कहां पे बना है? सिरसा के अंदर 3 करोड़ की लागत से इसको बनाया गया। तो सिरसा में फर्स्ट मल्टी स्टोरी स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स बना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसलिए इसको कवर किया गया है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पहला मल्टी स्टोरी स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स कौन सी डिस्ट्रिक्ट में बनाया गया? सिरसा डिस्ट्रिक्ट में जो है वो इसको बनाया गया है। तो इसको याद रखोगे आप। Haryana has decided to introduce which policy for publicity and information dissemination activities through the emerging digital platform so as to ensure maximum outreach? मतलब सिंपल सा मीनिंग है इसका कि प्रचार को बढ़ाने के लिए, लोगों तक पहुंचने के लिए, अपनी बातें पहुंचाने के लिए
ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने के लिए सरकार जो है अब डिजिटल मीडिया का जो है वो क्या लेगी, साथ लेगी। मतलब आप कह सकते हो ऐसे डिजिटल प्लेटफॉर्म को लेके आएगी जिससे में लोग ज्यादा हैं, ज्यादा हर रोज ज्यादा लोग जुड़ते हैं। अगर सरकार भी उनके साथ जुड़ेगी तो इसका मतलब बहुत से लोग सरकार के साथ भी क्या होंगे, अटैच होंगे। तो वो कौन सी पॉलिसी है जिसके थ्रू सरकार जो है वो इसको लेके आएगी? सोशल मीडिया एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी, डिजिटल एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी, इंफॉर्मेशन एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी या फाइनेंशियल एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी। फटाफट 5 सेकंड का आपको टाइम पीरियड दे रहा हूं, फटाफट आप आंसर बताओगे कि क्या आंसर होगा इसका। हाँ जी, क्या आंसर होगा इसका? तो इसका आंसर है डिजिटल एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी 2020। तो इसके थ्रू सरकार क्या होगी, ऐसे डिजिटल चैनल्स को चुनेगी जिसके साथ सरकार जुड़ेगी और लोग भी जो हैं वो उसके साथ जुड़े होंगे, तो एक दूसरे के साथ जो है सरकार अपनी पहुंच जो है वो बढ़ा सकती है। तो डिजिटल एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी 2020 के थ्रू सरकार पब्लिसिटी और इंफॉर्मेशन डिसमिनेशन मतलब मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोगों तक जो है वो पहुंचाया जाएगा। क्लासिफिकेशन ऑफ डिजिटल साइट्स, ऐसी साइट्स को क्लासिफाई किया जाएगा कि जिसमें एवरेज मिनिमम यूनिक यूजर जो हैं वो अटैच हैं और जितनी भी पेमेंट्स है वो ऑनलाइन ही की जाएगी, कोई भी कैश पेमेंट इसके अंदर नहीं होगी। जितनी भी गवर्नमेंट की एडवर्टाइजमेंट्स हैं, चाहे वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की है, चाहे बोर्ड्स की है, चाहे कॉरपोरेशंस की है, चाहे प्रिंट मीडिया, वो सारी की सारी बेसिकली जो आएगी वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जो है वो साथ में दी जाएगी। इवन चाहे प्रिंट मीडिया चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उसी के थ्रू जो है वो उसको दिया जाएगा। हरियाणा एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी जो है इलेक्ट्रॉनिकली बेसिकली 2007 में आई थी। उसी के बाद जो है वो इंटरनेट का चलन जो है वो बढ़ गया था, तो सरकार उसी टाइम पीरियड से लेके अब तक जो है वो ऑनलाइन काम जो है वो कर रही है। तो इसको और बढ़ाने के लिए, ज्यादा लोगों तक पहुंचने के लिए इस पॉलिसी को स्टार्ट किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। State government has decided to provide concessions to the new factories for how many days to help them get their business on track। अब सरकार क्या कर रही है कि लेबर लॉस को फ्लेक्सिबल कर रही है, रिलैक्स कर रही है कि ऐसे नहीं कि इतने बंदे काम करेंगे, इतने घंटे ही करेंगे, इतने वेजेस आपने देने हैं, तो ये सारी चीजें रिलैक्स कर देंगे। तो क्या होगा कि जो बिजनेसमैन लाइक हम कह सकते हैं उनको इनकम नहीं हो रही इस टाइम पे, जब लोन लिया हुआ बैंक में नहीं वापस कर रहे, तो वो अपने हिसाब से वर्कर से काम करवा सकते हैं। तो रिलैक्सेशन कर दिया ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं वो काम भी मिल सके उनको और कोई भी उसमें फोर्सफुली नहीं होगा। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को काम भी मिले और ज्यादा से ज्यादा बिजनेस खुल भी सके, क्योंकि इस टाइम पीरियड पे बिजनेसमैन को पैदा होगा कि लेबर लॉस तो जो है वो इस टाइम पीरियड पे लगेंगे नहीं। कितने दिनों के लिए ये लेबर लॉस मतलब न्यू फैक्ट्रीज के लिए फ्लेक्सिबल किए गए हैं? तो 100 दिन है, 200 दिन है, 500 दिन है या फिर 1000 दिन है? तो फटाफट 5 सेकंड के अंदर मुझे आंसर बताओ कि क्या होगा। तो आंसर है इसका 1000 डेज, 1000 दिन के लिए, मतलब अप्रोक्सीमेटली 3 साल के लिए ये प्रोविजन कर दी गई है। अभी रिसेंटली 6 जुलाई को कैबिनेट ने ये डिसीजन लिया कि 1000 दिन के लिए ऐसा कर दिया जाए, ताकि जो नए बिजनेसमैन हैं उनके लिए लेबर लॉज अगर फ्लेक्सिबल कर देंगे तो इससे क्या होगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी। बिजनेसमैन ये सोचेगा कि लेबर लॉज जो है वो हमने अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं, तो हम उसको बिजनेस को ओपन कर सकते हैं और इससे क्या होगा, ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिलेगी, क्योंकि रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि इतनी लेबर को रखना है, ज्यादा भी रख सकते हो आप। और ये कौन से एक्ट को अमेंड किया गया? फैक्ट्रीज एक्ट 1948 को क्या किया गया है, अमेंड किया गया है। तो याद रखना है 1000 दिन के लिए इसको स्टार्ट किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। वेयर विल बी द हेडक्वार्टर ऑफ बाबा बंदा सिंह बहादुर लोगढ़ फाउंडेशन? बाबा बंदा सिंह बहादुर जिनको माधोदास भी कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना आपने, माधोदास। उनका लोगढ़ फाउंडेशन जो बेसिकली ट्रस्ट है उसका हेडक्वार्टर कहां पे डिसाइड किया गया है, उसका मुख्यालय जो है वो कहां होगा? सिरसा होगा, अंबाला होगा, यमुनानगर होगा या हिसार होगा? फटाफट आंसर बताओगे, 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूं आपको कि क्या आंसर होगा। तो उसका आंसर होगा यमुनानगर। यमुनानगर में जो डीसी ऑफिस है उसी को हेडक्वार्टर डिक्लेयर किया गया है बाबा बंदा सिंह बहादुर लोगढ़ फाउंडेशन का। याद रखना आपने, क्योंकि पिछले कुछ आप देखोगे टाइम पीरियड से पहले ये फैसला लिया गया था कि जो भी लिटरेचर है लोगढ़ फोर्ट का और साथ में बंदा सिंह बहादुर का जो लिटरेचर है, उनकी आइडियाज हैं, उनके फिलॉसफीज हैं, उनको म्यूजियम्स, मेमोरियल्स, उनके आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज जो भी हैं, उनको ये ट्रस्ट क्या करेगी, प्रमोट करेगी, जो भी इनसे रिलेटेड चीजें होंगी। तो बंदा सिंह बहादुर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खास करके पंजाब पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन हरियाणा पॉइंट ऑफ व्यू से लोगढ़ फोर्ट के साथ इनका रिलेशन है, तो इसलिए इनको क्या किया गया है, याद रखना आपने, इंपॉर्टेंट है। और इनका हेडक्वार्टर कहां पे, यमुनानगर में। और एक बात और याद रखनी है कि इसके हेड कौन होंगे ट्रस्ट के। तो ट्रस्ट के मेन हेड कौन है, हमारे चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल जी, और सेटलर ऑथर है, मतलब अगर कोई भी इसमें प्रॉब्लम आती है तो बेसिकली वही हेड रहेंगे इसके अंदर। और भी बहुत से मेंबर है, लेकिन मिस्टर मनोहर लाल जो है वो क्या है, इसके हेड है।
नेक्स्ट आते हैं, एन एनहेंसमेंट ऑफ हाउ मच रुपीज पर मंथ हैज बीन डन इन द वेरियस सोशल सिक्योरिटी स्कीम विद इफेक्ट फ्रॉम द 1 Jan 2020। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, खास करके HCS के लिए, क्योंकि HCS इसलिए भी मैं बार बार कहता हूं क्योंकि HCS में इस साल से, ध्यान से सुनना मेरी बात को, HCS में इस साल से CSAT का जो पेपर है वो क्वालिफाई कर दिया सरकार ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है, खास करके जिनका जनरल स्टडी स्ट्रांग है। तो CSAT को हटा दिया, अगर CSAT को हटा दिया इसका मतलब सारा फोकस ही आपका इन चीजों के ऊपर होना चाहिए। क्लियर, वहां पे सिर्फ आपने 33% मार्क्स को करना है, क्वालिफाई हो जाएगा वो, उसके बाद तो सारी कट ऑफ इसी के बेसिस पे जानी है। तो सोशल स्कीम जितनी भी सरकार की चल रही हैं, मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सी सोशल स्कीम्स की बात हो रही है, लेकिन मैक्सिमम सोशल स्कीम्स में ये कर दिया कि 1 जनवरी 2020 से, मतलब ये रेट्रोस्पेक्टिव पिछले महीनों से स्टार्ट होगा। कितने रुपीस प्रति माह की जो वृद्धि है वो कर दी गई है, उनके जो पर मंथ पैसे उनको मिलते हैं। तो 250 रुपए कर दिया, 500 कर दिया, 750 कर दिया या 1000 कर दिया। तो फटाफट आंसर दोगे, क्या होगा? आंसर होगा 250, 250 रुपए जो है बढ़ा दिए हैं। देखो स्कीम्स कौन कौन सी हैं, ओल्ड एज सम्मान अलाउंस स्कीम, हरियाणा पेंशन टू विडो एंड द डेस्टिट्यूट वुमेन स्कीम, हरियाणा हैंडीकैप पर्सन पेंशन स्कीम, मतलब ओल्ड एज स्कीम होगी, पेंशन स्कीम होगी, हैंडीकैप स्कीम होगी, लाडली सोशल सिक्योरिटी अलाउंस स्कीम होगी, हरियाणा अलाउंस टू डवाफ्स जो बोना समाज है उनको बेसिकली जो हरियाणा पैसे दे रहा है, हरियाणा अलाउंसेस टू एनंच स्कीम। अब इनको कितने पैसे मिलेंगे? 2250 रुपए मिलेंगे। पहले कितने मिलते थे? 2000। तो इसका मतलब कितने का डिफरेंस हो गया? 250 का। तो 250 रुपए क्या कर दिए गए हैं? इंक्रीज कर दिए। तो जितनी भी सोशल सिक्योरिटी की स्कीम्स थी, खास करके ओल्ड एज के लिए, या आप कह सकते हो लाडली सोशल स्कीम हो गया या फिर बोना समाज हो गया, उनके लिए जो स्कीम्स थी उसमें 250 रुपए ऐड कर दिया। लेकिन आपने याद रखना है कि 2 स्कीम्स ऐसी हैं जिसमें रुपए जो हैं वो 250 ही ऐड हुए हैं, लेकिन उसमें पैसे अलग मिलते थे। वो स्कूल से रिलेटेड है, बच्चों से रिलेटेड है। जैसे कौन सी है? फाइनेंशियल असिस्टेंट टू द डेस्टिट्यूट चिल्ड्रन स्कीम, जो बेगर बच्चे हैं बेसिकली उनके लिए। फाइनेंशियल असिस्टेंट टू नॉन स्कूल गोइंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन स्कीम, जो बच्चे स्कूल नहीं जा पाते बिकॉज ऑफ द डिसेबिलिटी, तो उनको पहले 1100 रुपए मिल रहे थे फाइनेंशियल डेस्टिट्यूट चिल्ड्रन को, अब 1350 मिला करेंगे। यहां भी 250 रुपए का इंक्रीज हो गया। पहले इनको 1400 मिलते थे जो स्कूल नहीं जाते थे बच्चे और डिसेबल थे, अब उनको 1650 मिलेंगे। मतलब अल्टीमेटली अगर आप देखोगे 250 रुपए क्या कर दिया, सब में इंक्रीज करते हैं। तो याद रखना आपने, मतलब सोशल सारी सिक्योरिटी स्कीम्स के अंदर 250 रुपए क्या कर दिए? ऐड कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, हरियाणा गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस्ड ए वन टाइम सेटलमेंट स्कीम कॉल्ड एज। सरकार ने कहा कि जितना जो लोन है वो एक बार में क्या कर लो, सेटल कर लो, सारा पैसा इकट्ठा दे दो। तो वो उसका नाम क्या रखा गया है? विश्वास से समाधान, विकास ही समाधान, विवाद से विश्वास, समाधान से विकास। तो आप मुझे फटाफट बताओगे आंसर क्या होगा इसका? तो क्या होगा आंसर इसका, बताओ फटाफट। 5 सेकंड का टाइम पीरियड आपको मिला हुआ है, तो आंसर क्या होगा इसका? समाधान से विकास। तो समाधान से विकास नामक इसके थ्रू उन्होंने कहा है कि आप एक बार में जो है वो पैसा क्या कर दो, वापस कर सकते हो। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम थी विवाद से विश्वास, उसी के नाम पे है, तो आपने याद रखना है। जो हरियाणा गवर्नमेंट के उसका नाम क्या है? समाधान से विकास। समाधान क्या होगा कि एक बार जो है एक ही बार में आप समाधान कर दो, उससे क्या होगा? पैसा सरकार के पास आएगा, उससे क्या होगा? विकास होगा। तो इस तरह से आप याद कर सकते हो। क्या होगा इसमें? सिमिलर EDS रीशेड्यूलमेंट पॉलिसी ऑफर वाज ऑल्सो मेड इन 2018। 2018 में भी ये दिया गया था, लेकिन ये EDS और IDS क्या है पहले इसको समझ लो, फिर यहां पे आते हैं वापस। EDS क्या है? एक्सटर्नल डेवलपमेंट चार्जेस। ये चार्जेस क्या होते हैं? इट इज द चार्जेस पेड बाय द रियल एस्टेट डेवलपर, जो कि ये बिल्डिंग्स बनाते हैं, ये देते हैं ये चार्जेस टू सिविक अथॉरिटीज लाइक म्यूनिसिपैलिटीज हो गए, इनको ये देते हैं फॉर मेंटेनेंस ऑफ सिविक एमिनिटीज विद इन द पेरिफेरी ऑफ द डेवलप्ड प्रोजेक्ट इंक्लूडिंग लाइक रोड्स में ये पैसा लगाते हैं, वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी में लगाते हैं, लैंडस्केपिंग में समतल करने में लैंड को, ड्रेनेज को, सीवेज को, वेस्ट मैनेजमेंट, जो भी मतलब डेली बेसिस की जरूरतें आपकी, उसमें जो है ये पैसे को क्या लगाती है? म्यूनिसिपैलिटीज, पंचायत, ये छोटी छोटी जो बॉडीज हैं ये बनाती हैं। लेकिन ये पैसा देता कौन है? रियल एस्टेट डेवलपर देते हैं। और EDS जो है वो कितना लगेगा, ये चार्जेस कितने लगेंगे, ये यही डिसाइड करते हैं जिनको इन्होंने पैसा देना होता है। फिर आता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट चार्जेस, नाम से पता लगता है ये भी रियल एस्टेट डेवलपर देते हैं,
बेसिकली किसको देते हैं, स्टेट गवर्नमेंट को। किसके लिए, ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जो हैं वो स्टेट के, लाइक कंस्ट्रक्शन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, हाईवेज हो गया, ब्रिजेस हो गया, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर का काम है उसमें ये पैसा लगाया जा सके। अब क्या होगा कि जो एक्सटर्नल डेवलपमेंट चार्जेस हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट चार्जेस हैं बहुत टाइम से पेंडिंग पड़े हुए हैं, ये दिए ही नहीं है रियल स्टेट वालों ने। कितने पेंडिंग पड़े हुए हैं, 10,000 करोड़ रुपया जो है वो क्या पड़ा हुआ है, पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो सरकार ने कहा है कि इकट्ठा पैसा जो है वो दे दिया जाए, वन टाइम में सेटलमेंट कर लेते हैं, मतलब हम मांडोली कर लेते हैं आपस में बैठ के। तो इसी स्कीम को नाम क्या दिया गया है, दैट इज समाधान से विकास। अगर हल करेंगे, समाधान करेंगे इसका, तभी जो है विकास हो पाएगा, अदरवाइज जो है। और बहुत बड़ी अमाउंट है 10,000 करोड़ स्टेट के, जो हम कह सकते हैं कि आराम से जो है वो स्टेट काफी हद तक काफी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकती है। नेक्स्ट स्कीम के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ न्यूली क्रिएटेड म्युनिसिपल काउंसिल इन हरियाणा। म्युनिसिपल काउंसिल अभी जो बनाई गई है, एक हिंट देता हूं आपको, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पंचकुला से उसको बाहर निकाल दिया गया है। ध्यान से सुनो, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पंचकुला से उसको बाहर निकाल दिया है। अब वो जो है वो किसके अंदर आ गई है, मतलब एक नई म्युनिसिपल काउंसिल जो है वो बनाई गई है। तो म्युनिसिपल काउंसिल कालका, म्युनिसिपल काउंसिल पिंजौर, म्युनिसिपल पंचकुला या म्युनिसिपल काउंसिल अंबाला। तो क्या आंसर होगा, मुझे फटाफट बताओ, 5 सेकंड के अंदर। ये सुना होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सी म्युनिसिपल काउंसिल को बनाया गया है अभी, तो आंसर क्या होगा, म्युनिसिपल काउंसिल कालका। पहले कालका और पिंजौर जो है दोनों, कालका और पिंजौर दोनों म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ना कि म्युनिसिपल काउंसिल, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पिंजौर के अंदर आते थे ये, लेकिन अभी ये किसके अंदर आते हैं, म्युनिसिपल काउंसिल कालका के अंदर आएंगे। देखो ध्यान से पढ़ के, सेपरेशन ऑफ कालका एंड पिंजौर एरियाज फ्रॉम द लिमिट्स ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पंचकुला एंड ए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेपरेट म्युनिसिपल काउंसिल कालका। एक नई म्युनिसिपल काउंसिल कालका की बन गई है। इसके अंदर क्या क्या आएगा, पंचकुला के 21 गांव आएंगे और 11 गांव जो है वो किसके आएंगे, कालका के आएंगे इस काउंसिल के अंदर। तो याद रखना है, नई काउंसिल कौन सी बनी है, म्युनिसिपल काउंसिल कालका, और इसमें कालका और पिंजौर के आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, हाउ मच परसेंटेज ऑफ न्यू एम्प्लॉयमेंट इज ड्राफ्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट टू बी गिवन टू द लोकल कैंडिडेट फॉर जॉब। सबको इसका आंसर पता होगा, बहुत ही फेमस है। इवन हमारे सीएम जो हैं मनोहर लाल खट्टर जी, हमारे डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी, सारे बार बार कह चुके हैं कि ये चीजें होनी है। काफी टाइम पहले भी उन्होंने ये बात कही थी, लेकिन अब जो है ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है। तो कितना कोटा जो है, कोटा कह सकते हो, बेसिकली ये कोटा जो है वो हम वर्ड गलत यूज कर रहे हैं। आप कह सकते हो कि इतनी परसेंटेज जो है वो उतने लोगों को देनी है, और वो कितनी परसेंटेज है, सबको पता है आंसर, तो 75% है। लेकिन क्वेश्चन डालने का मतलब ये नहीं था कि 75% आपको पता है या नहीं पता है। क्वेश्चन ये है कि 75% के फीचर्स क्या हैं, कैसे 75% कोटा किनको मिलेगा। क्वेश्चन यही आना है HCS में, याद रखना है किनको मिलना है। देखो ध्यान से, पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि कौन सी पॉलिसी के अंदर आता है ये, हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट्स, जो हरियाणा के रेजिडेंट है उनके लिए है ये सबसे बड़ी बात। 75% तो मिलेगा न्यू एम्प्लॉयमेंट के अंदर, लेकिन किनको मिलेगा, वो कैंडिडेट जिनकी सैलरी जो है वो 50,000 से क्या होगी, पर मंथ कम होगी, उन्हीं को ये 75% कोटे के अंदर जो है वो लिया जाएगा। अगर 50,000 से ज्यादा है पर मंथ, तो ये कोटा जो है वो अप्लाई नहीं होता। और ये कहां पे 75% वाला अप्लाई होना है, जो भी प्राइवेटली कंपनीज हैं, सोसाइटीज हैं, ट्रस्ट हैं, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं पार्टनरशिप फर्म्स हैं जो कि हरियाणा के अंदर ही हैं, तो उनके ऊपर ये अप्लाई होगा। और एक बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको HCS में क्वेश्चन आ सकता है कि द एम्प्लॉयर्स विल हैव द ऑप्शन टू रिक्रूट लोकल कैंडिडेट फ्रॉम वन डिस्ट्रिक्ट टू ओनली 10%। मतलब एक डिस्ट्रिक्ट से आप ज्यादा से ज्यादा कितने % लोग चुन सकते हो, सिर्फ 10% लोग चुन सकते हो। मतलब ऐसे नहीं कि आप सारे के सारे जो 75% है सिरसा से ही ले लो। मान लो कोई सिरसा में यूनिट लग रहा है, तो ऐसे नहीं कि सारे के सारे सिरसा से ले लो, या सारे से सारे चरखी दादरी से ले लो, ऐसे नहीं हो सकता। तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम एक डिस्ट्रिक्ट में कितने लेने, 10%, ताकि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सारी जगह पे हो सके। तो एग्जेम्पशन है, अगर मान लो उस कंपनी की जो क्राइटेरिया है अगर वही नहीं फुलफिल हो रहा, फिर ये 75% वाला क्राइटेरिया नहीं चलेगा, उसमें आपको छूट है, एग्जेम्पशन दी गई है, तो उस छूट के थ्रू जो है वो और भी बालकों को चुन सकते हो। क्लियर। तो ये इस चीज के लिए हमने इस क्वेश्चन को ऐड किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, टिल विच ईयर हरियाणा गवर्नमेंट हैड डिसाइडेड टू इंप्लीमेंट द हरियाणा स्टेट ट्रेनिंग पॉलिसी 2020।
हरियाणा स्टेट ट्रेनिंग पॉलिसी जो है वो सरकार ने स्टार्ट की 2020, ये पहले भी उन्होंने स्टार्ट की थी एक बार, लेकिन अभी 2020 में दोबारा से की गई है। कौन से वर्ष तक इसको स्टार्ट किया गया है? ताकि जो गवर्नमेंट के पर्सन हैं या सेमी गवर्नमेंट कंपनीज के अंदर लगे हुए हैं उनको हाई क्वालिटी की ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकें, ताकि वो गवर्नेंस के अंदर अच्छे से काम कर सकें। तो किस साल तक की बात हो रही है? 2021, 22, 23 या 24? कौन से ईयर तक ये पॉलिसी चलेगी? 2020 से लेके ये चलेगी 2022 तक। तो आंसर क्या होगा? 2022। चलिए 31 मार्च 2022 तक चलेगा। बेसिकली किसके लिए है ये? ताकि उन जो एम्प्लॉयज हैं उनके अंदर स्किल डेवलपमेंट की जा सके, उनकी एफिशिएंसी इंक्रीज की जा सके, ताकि उनको कोई भी तरह की प्रॉब्लम जो है वो ना आए। और इसका स्लोगन क्या है? ट्रेनिंग फॉर ऑल। और याद रखना टारगेट क्या है कि 3 लाख एम्प्लॉयज को हमने क्या प्रोवाइड करनी है? ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है। किनको ट्रेनिंग दी जाएगी? ऑल एम्प्लॉयज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, स्टेट अंडरटेकिंग्स, स्टेट फंडेड कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस इंक्लूडिंग पंचायती राज एंड दी लोकल बॉडीज, मतलब लोकल एंड अर्बन दोनों तरह की गवर्नमेंट को भी ट्रेनिंग जो है वो इसके अंदर प्रोवाइड की जाएगी। और मेन बॉडी कौन सी है जो ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगी? वो है हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये ट्रेनिंग को क्या करेंगे? प्रोवाइड करेंगे। तो 2-3 बातें इसमें याद रखने वाली हैं। एक तो 2022 तक है, 31 मार्च तक। कितने लोगों को ट्रेनिंग देनी है? लक्ष्य क्या है? 3 लाख लोगों का, 3 लाख एम्प्लॉयज को हमने ट्रेनिंग देनी है। देगा कौन? हिप्पा, दैट इज द हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये जो है वो क्या प्रोवाइड करेंगे? ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर द प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना फिशरमैन एंड द फिश फार्मर ऑफ द स्टेट विल गिव एन इंश्योरेंस कवर ऑफ हाउ मच? जो मत्स्य संपदा योजना है, मतलब जो मछली पालन की योजना सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से स्टार्ट की गई थी, उसमें स्टेट गवर्नमेंट ने जो हरियाणा के अंदर है उसने कितना इंश्योरेंस कवर देने का जो है वो प्रस्ताव रखा है कि हम जो हमारी स्टेट के अंदर मछली पालन के साथ जुड़े हुए व्यवसाय के लोग हैं उनको इतने लाख रुपए का इंश्योरेंस करके देंगे। 5 लाख का है, 10 लाख का है, 15 लाख है या 20 लाख है? फटाफट आंसर बताओ, 5 सेकंड का आपके पास टाइम है। तो आंसर क्या होगा इसका? आंसर है 5 लाख रुपए तक का जो है वो इंश्योरेंस करवा के देंगे जो मत्स्य पालन से जुड़े हुए हैं। और इसकी खास बात क्या है कि आपने कोई प्रीमियम नहीं देना, मतलब आपने कोई भी किस्त इसमें नहीं भरनी। 5 लाख रुपए तक का फ्री ऑफ कॉस्ट आपका इंश्योरेंस कर दिया जाएगा। जैसे वो था हमारे पास आयुष्मान भारत स्कीम, वो भी 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस है, ये भी 5 लाख रुपए तक का है ये। लेकिन कवर सिर्फ किसको करेगा? जो मछुआरे हैं और उनकी फैमिलीज हैं उनको कवर करेगा। गवर्नमेंट का टारगेट क्या है पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट का? कि 22 मिलियन टन फिश प्रोडक्शन हमने करनी है, ताकि मछुआरे ज्यादा से ज्यादा इसके साथ अटैच हो सके, फिश प्रोडक्शन बढ़ सके। और 9% हर साल इसका ग्रोथ रेट हो। कब तक? 2024-25 तक। 3 चीजें हैं, 22 मिलियन टन फिशेस को बढ़ाना है 9% ग्रोथ के साथ हर साल, और ये कब तक अचीव करना है? 2024-25 तक इसको अचीव करना है। साथ ही साथ एक्वेटिक मैनेजमेंट, ऐसे नहीं कि आपने जल को खराब कर देना, मछलियां जो हैं वो खत्म हो जाएं, जो और माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, छोटे छोटे जीव जंतु हैं वो खराब हो जाएं, तो उनको भी नहीं खराब करना, उनकी भी क्वालिटी को क्या करना है? इंप्रूव करना है। लेकिन अब ये पैसे मिलेंगे कैसे आपको? अगर कोई डेथ हो जाती है फिशरमैन की या फिश फार्मर की, तो उनकी फैमिली को मिलेंगे 5 लाख। लेकिन अगर एक्सीडेंट के दौरान वो डिसेबल हो जाता है, मतलब उसका कोई पैर कट गया या कुछ और हो गया, तो 5 लाख नहीं मिलेंगे, फिर कितने मिलेंगे? 2.5 लाख। इसमें फंडिंग कैसे रहेगी? 60% पैसा कौन देगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। 40% कौन देगा? स्टेट गवर्नमेंट। 60% सेंट्रल गवर्नमेंट, 40% कौन देगा? स्टेट गवर्नमेंट। क्लियर? नेक्स्ट आते हैं इसके बाद। और आपने याद रख लेना है कि हरियाणा एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरिंग और फिशरी मिनिस्टर कौन है? जयप्रकाश दलाल। याद रखना है, हर बार मैं आपको एक आधा मिनिस्टर करवाता हूं। हर रोज भी, मतलब जितनी हर हफ्ते में हम वीडियो कर रहे हैं उतने में आप हर हफ्ते एक आधी वीडियो भी जो देखते हो उसमें भी एक एक मिनिस्टर करके देखो, पेपर तक तो आपको रट जाएंगे सारे के सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। To make a delivery of citizen centering service to a common man in a time bound manner, Haryana is all set to launch which digital platform? हरियाणा गवर्नमेंट ने कौन सा डिजिटल पोर्टल स्टार्ट किया है जिसके थ्रू वो आपको सर्विसेज पहुंचाएंगे? जैसे आपने कुछ पूछा है हरियाणा गवर्नमेंट के थ्रू, या कोई सर्विस मांगी है, लाइक ड्राइविंग लाइसेंस आपने बनाना है, या फिर आप कह सकते हो कि आपने कोई राशन कार्ड की कॉपी बनवानी है, या कुछ भी है, वो आपको अच्छी तरह से मिल सके तो आपको ऑनलाइन एक उन्होंने सर्विस दी है। तो उस पोर्टल के ऊपर आप जाओगे, उस साइट के ऊपर आप जाओगे, तो वहां से आप उसको सर्विस को कंज्यूम कर सकते हो। ई गवर्नमेंट है, ई गवर्नेंस है, ई सर्विसेज है, ई सचिवालय है। तो फटाफट बताओ, 5 सेकंड का टाइम पीरियड दे रहा हूं आपको, क्या आंसर होगा? आंसर होगा इसका ई सचिवालय। ई सचिवालय के थ्रू जो है वो इसको क्या किया गया है? लॉन्च किया गया है।
ई सचिवालय क्या करेगा कि आप कोई भी सर्विस जो हरियाणा गवर्नमेंट की है तो उसको आप पूछ सकते हो, मतलब हरियाणा गवर्नमेंट के थ्रू आप देख सकते हो कि कितना टाइम जो है वो इसके अंदर लगेगा। जैसे ड्राइविंग लाइसेंस बनाना है, मैंने अभी बताया, राशन कार्ड बनाना है, ठीक है, आपने कुछ भी सर्विसेज को यूज करना है तो वहां पे आप देख सकते हो। तो ऑनलाइन ही वो हो जाएगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। उसके लिए जो भी एम्प्लॉइज हैं ई सचिवालय को यूज करने वाले, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी और पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो उसके लिए प्रोवाइड जो है वो किया जाएगा। Clear? How many retail outlets will be opened in villages and cities by the Department of Corporation for Employment Generation? अब हरियाणा सरकार ने ये डिसीजन लिया है कि हम रिटेल आउटलेट खोलेंगे। जैसे मोर का शोरूम है ना, उसमें सब्जियां भी मिल रही है, सारा सामान मिल रहा है, जैसे राशन का सारा सामान होगा। जैसे रिलायंस स्टोर है, तो वैसे ही जो है वो हरियाणा गवर्नमेंट भी कुछ रिटेल आउटलेट्स खोलेगी। उन रिटेल आउटलेट्स में जो है वो कुछ लोगों को एम्प्लॉयमेंट जो है वो प्रोवाइड की जाएगी। ये गांव में और शहरों में जो है वो इसको खोला जाएगा। कितने रिटेल आउटलेट खोलने की जो है वो यहाँ पे रखी गई है, हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से प्रस्ताव जो है वो रखा गया है। फटाफट आंसर बताओगे, 5 सेकंड के अंदर आपका आंसर मुझे आ जाना चाहिए। हाँ जी, आंसर फटाफट 5 सेकंड के अंदर सोचो क्या आंसर हो सकता है इसका। 1000 होगा, 2000, 3000 या 4000? तो आंसर क्या होगा इसका? 2000 आउटलेट खोलने की हरियाणा गवर्नमेंट की कोशिश है कि इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो सके, ताकि लोग रखेंगे रिटेल आउटलेट्स के अंदर तो एम्प्लॉयमेंट जो है वो क्या होगी, जनरेट होगी। याद रखना है 2000 रिटेल आउटलेट्स जो है वो खोले जाएंगे शहरों में और गांव में। किस डिपार्टमेंट के द्वारा? डिपार्टमेंट ऑफ कॉर्पोरेशन के द्वारा। तो 2-3 क्वेश्चन है इसमें, किसके द्वारा खोले जा रहे हैं, कहां पे खोले जा रहे हैं, कितने आउटलेट्स जो है वो खोले जा रहे हैं, क्यों खोले जा रहे हैं, वो नाम से पता लग रहा है कि रिटेल आउटलेट्स खोलेंगे तो उनको स्किल प्रोवाइड की जाएगी, उनको देखा जाएगा कि किस तरह से एम्प्लॉयमेंट को जो बढ़ाया जा सकता है। और जो भी ये मिनी सुपरमार्केट की तरह तैयार किए जाएंगे, पहले बता चुका हूं, रिलायंस या मोर के उसके बेसिस पे स्टार्ट किया जाएगा। इसमें से उनको कितने तनख्वाह दी जाएगी, कितना प्रॉफिट जो है वो दिया जाएगा, 10,000 रुपए तक का प्रॉफिट जो है वो दिया जाएगा। और एक बात और ध्यान देने वाली है, ये किस ब्रांड नेम से स्टार्ट किए जाएंगे? हरित नाम से जो है वो क्या किए जाएंगे, स्टार्ट। मतलब ये आउटलेट्स का जो नाम होगा वो क्या होगा, हरित होगा। याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एचसीएस में क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखना है। एचसीएस 2020 तो आएगा जो या 2021, तो उसमें ये क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। तो कॉर्पोरेशन मिनिस्टर कौन है? कॉर्पोरेशन मिनिस्टर डॉक्टर बनवारी लाल जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम, Where will be the construction work of All India Institute of Medical Science started? अभी लैंड को फाइनल कर लिया गया है पूरी तरह से और अभी जो है वो इसकी कंस्ट्रक्शन के लिए अनुमति दे दी गई है हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से। तो मुझे फटाफट बताओ, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जो है उसका निर्माण कहाँ पे शुरू होगा? नया गांव में स्टार्ट होगा, नूरपुर में होगा, रामगढ़ में होगा या मनेठी में होगा? फटाफट आंसर मुझे 5 सेकंड के अंदर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें तो कोई सोचना भी नहीं है कि कहाँ पे होना है ये। हाँ जी, फटाफट। तो बहुत ही फेमस है, अगर मैं आपको सीधा डिस्ट्रिक्ट डाल देता तो फटाफट बता देते, लेकिन आपको ये याद रखना है कि एक्चुअल में ये कौन से एरिया में जो है वो वहां पे स्टार्ट होने, क्योंकि ये तो सबको पता है कि कहाँ पे हो रहा है, रेवाड़ी में बन रहा है, ये तो मतलब बच्चे को भी पता है, लेकिन रेवाड़ी में कहाँ पे बन रहा है? नया गांव, नूरपुर, रामगढ़ या मनेठी? तो आंसर क्या है इसका? मनेठी में। मनेठी में जो है वो ये जगह तैयार कर ली गई है। ऑलमोस्ट 900 एकड़ की ये जमीन है, 900 एकड़ से ज्यादा ही है कुछ, तो उसमें जो है वो इस एम्स को क्या किया जा रहा है, बनाया जाएगा। क्लियर? याद रखना, इंपॉर्टेंट न्यूज है, फिर से एचसीएस के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, हरियाणा गवर्नमेंट विल बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री, नाउ इंपॉर्टेंट हो गया, फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री है टू अचीव द टारगेट ऑफ मेकिंग 11 विलेजेस इन एवरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट लाल डोरा फ्री बाय 2 अक्टूबर 2020। व्हाट इज लाल डोरा? अब क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है कि पहले तो उन्होंने बता दिया कि हमें क्या अचीवमेंट हरियाणा ने हासिल की है कि हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर 11-11 गांव, कम से कम 11-11 गांव जो है वो लाल डोरा से आजाद करवा दिए गए हैं। पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि लाल डोरा क्या है, क्योंकि वही क्वेश्चन है कि व्हाट इज लाल डोरा। ये कोई भूमि का सीमांकन है, लैंड डिमार्केशन सिस्टम है, टाइप ऑफ डिजीज है, कोई बीमारी है, टाइप ऑफ लोकस्ट है जो आजकल टिड्डी जाल चल रहा है वो है, नन ऑफ दीज, या इसमें से कोई भी आंसर नहीं है। फटाफट आप मुझे बताओ क्या होगा लाल डोरा, क्योंकि दुष्यंत चौटाला जी ने कहा था लाल डोरा के बारे में। काफी टाइम से ये न्यूज चल रही है। अभी 2 अक्टूबर 2020 तक जो है वो हरियाणा पहली स्टेट बन जाना है, जिस दिन गांधी जी का बर्थडे है, तो उस दिन 150 ईयर्स ऑफ गांधी जी पीस जो है वो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो आंसर क्या है इसका? ये लैंड डिमार्केशन सिस्टम है।
क्या है? लैंड डिमार्केशन सिस्टम। ये मोदी जी का एक चल रहा है स्कीम, जिसके अंदर जो है वो सारे के सारे विलेजेस जो कि लैंड विलेजेस की थी, लेकिन लाल डोरा में कोई भी रेजिडेंशियल एरिया नहीं होता था। खास करके वो विलेजेस से अलग एरिया को क्या डिक्लेयर किया जाता, तो बीच में एक लाल डोरी लगा देते थे, मतलब एक थ्रेड लगा देते थे, तो पता लग जाता था कि इसमें रेजिडेंशियल एरिया, उसमें जो है वो कुछ और किया जाएगा, जैसे एग्रीकल्चर किया जाएगा जो कुछ और। अब वो लाल डोरा को फ्री करेंगे, इसको जो है वो क्या करेंगे, यहाँ पे गांव के साथ ही मिलाएंगे, ताकि और भी लोग जो है वो अपनी लैंड की रजिस्ट्री जो है वो करवा सकें। जो लाल डोरा है वो पहली बार टर्म यूज की गई थी 1908 में। ये डिफाइन करता है, डिफाइन द हैबिटेशन, आबादी, लैंड ऑफ विलेज, कि कहाँ पे लोग रह रहे हैं, कहाँ पे नहीं रह रहे। ये बाउंड्री है एक तरह की विलेज की। These lands were the extension of existing village which was used by villagers for their livestock and various other living sport system। मतलब क्या है कि ये गांव की बाउंड्री से एक बाहर का हिस्सा है, बेसिकली है गांव की बाउंड्री के अंदर ही, लेकिन एक हिस्सा ऐसा डिफाइन कर देते हैं, जैसे हम कह दें कि मान लो ये लैंड है और यहाँ पे लाल डोरा लगा दें, यहाँ पे अगर लाल डोरा लगा दें तो इसका मतलब क्या होगा, इस लैंड को किसके लिए यूज करेंगे, लाइक पशुपालन के लिए, लिविंग स्पोर्ट सिस्टम, लाइक कोई और करना है, डेयरी वर्क करना है, कुछ और करना है, मतलब इसमें रेजिडेंशियल एरिया नहीं होगा। टू डिफ्रेंशिएट दिस टर्म फ्रॉम द एग्रीकल्चर लैंड, द लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट टाई ए रेड थ्रेड। तो क्या करते थे, इस पे लाल डोरी जो है वो क्या करते थे, बांधते थे, तो पता लग जाता था कि इसमें कोई रेजिडेंशियल एरिया जो वो नहीं होगा, ये पशुपालन वगैरह के लिए ही लैंड जो है वो यूज की जाएगी। आज भी काफी गांव में ये उपस्थित था, जिसके कारण अब ये फ्री करना है, लाल डोरा सिस्टम जो है वो हमने खत्म करना है। कि ज्यूरिसडिक्शन जो म्युनिसिपल अथॉरिटी अर्बन डेवलपमेंट की इसके ऊपर नहीं होती थी, आज भी काफी गांव के अंदर ये नहीं थी। लेकिन मोदी जी की एक स्कीम है स्वयमितव, याद रखना है स्वयमितव। स्वयमितव क्या कहता है, सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया। ये ड्रोन को भेजेंगे, जो छोटे छोटे जहाज हैं उनको भेजेंगे वहां पे, और उससे कैमरा के थ्रू जो है वो क्या किया जाएगा, इन गांव की मैपिंग की जाएगी, फिर देखा जाएगा कहां पे क्या सिस्टम जो है वो चल रहा है। इससे क्या होगा, रूरल पीपल विद राइट टू डॉक्यूमेंट देयर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी सो दैट दे कैन यूज द प्रॉपर्टी फॉर इकोनॉमिक पर्पज सच एज अप्लाइंग फॉर लोन्स। अब वो लैंड के ऊपर लोन वगैरह नहीं मिलता था, क्योंकि उनके नाम पे नहीं होती थी प्रॉपर्टी, तो कोई भी जाके वहां पे पशुपालन कर लेता था। अब क्या करेंगे, उस लैंड को खरीद सकते हैं, वो प्रॉपर्टी बना सकते हैं, उसके ऊपर लोन जो है वो उनको मिल सकता है। और जो एक दूसरे के साथ लड़ाई होती है कि मैं यहाँ पे पशुओं का काम करूंगा, कोई कहेगा मैं वहां पे करूंगा, तो वो भी डिस्प्यूट जो है वो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। क्लियर, जब लैंड ही पता लग गया किसकी है, तो इसका मतलब जो डिस्प्यूट है, लड़ाई झगड़ा है, वो सारा का सारा क्या हो जाना है, खत्म हो जाना है। वंस द इन्वेंटरी इज कंप्लीटेड, डॉक्यूमेंट्स ऑफ ऑनरशिप विल बी प्रिपेयर्ड। डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर लिए जाएंगे ताकि उनको लोन वगैरह जो है वो आसानी से मिल जाए। एक तो स्कीम याद रखनी है, एक याद रखना है लाल डोरा का मतलब जो है क्या है। और हरियाणा ऐसी पहली स्टेट बन जाएगी 2 अक्टूबर तक जिसमें हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर कम से कम 11 गांव लाल डोरा से मुक्त होंगे। क्लियर, मतलब रजिस्ट्री जो है वो करवा दी जाएगी। चलो आगे करते हैं। विच पर्सन फ्रॉम हरियाणा अपॉइंटेड एज मेंबर टेक्निकल विंग का इन द नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। मतलब नहाई का नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो सेंट्रल गवर्नमेंट की एक बॉडी है जो नेशनल हाईवेज का काम करती है, उसमें मेंबर के रूप में नियुक्त किया गया है टेक्निकल एरिया में। मिस्टर महावीर सिंह हैं, सुखबीर सिंह संधू हैं, डॉक्टर अर्श गर्ग हैं या वेद प्रकाश बांसल। फटाफट मुझे आंसर दो 5 सेकंड के अंदर कि क्या आंसर होगा इसका। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन हरियाणा में से नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के मेंबर के रूप में चुने गए हैं। टेक्निकल मतलब तकनीकी रूप में उनको चुना गया है और आंसर क्या है, मिस्टर महावीर सिंह। आप फोटो देख सकते हो, ये मिस्टर महावीर सिंह जी की है। जो सुखबीर सिंह संधू है वो क्या है, नहाई के चेयरमैन हैं। याद रखोगे दोनों ऑप्शंस। मिस्टर महावीर सिंह को अभी अपॉइंट किया गया है एज ए मेंबर, चेयरमैन कौन है, सुखबीर सिंह संधू IAS हैं, इनको चेयरमैन लगाया गया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं इसके बाद। हाउ मच ग्रांट विल बी प्रोवाइडेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट टू प्रमोट फिशरी। जो मत्स्य पालन का है, मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा सरकार ने जो है वो कितने रुपए का या कितने % अनुदान जो है वो प्रदान करने का फैसला किया है। तो बताना है 50% जनरल कैटेगरी के लिए, 60% SC ST के लिए, 40% जनरल के, 60% SC ST के लिए, 60% जनरल, 80% SC ST, 40% जनरल और 50। फटाफट आंसर बताओ भाई फटाफट। अभी दुष्यंत चौटाला जी ने अनाउंस किया था कि इतने % मिलेगा, तो क्या आंसर होगा इसका। इसका आंसर है 40% तो जनरल के लिए, 60% SC ST के लिए। और 60% SC ST के साथ कौन जुड़ा हुआ है, वोमेन भी जुड़ी हुई हैं। मतलब अगर कोई औरत भी मछली पालन का बिजनेस स्टार्ट करती है, उनको भी 60%
50% सरकार की तरफ से पैसा जो है वो दिया जाएगा। लेकिन चाहे वो जर्नल की है, चाहे SC है, चाहे ST है, चाहे OBC है, उनको 60% मिलेगा। लेकिन अगर वुमेन है तो 60% मिलेगा। बाकी अगर जनरल कैटेगरी से है तो कितना मिलेगा? 40% जो वो दिया जाएगा। क्लियर? ये खास करके पहले तो रंगीन मछली के लिए किया गया था, अब जो है वो और मछली पालन का ही पूरा का पूरा हब बनाने की जो है वो कोशिश की जा रही है। मछली उत्पादन हो, बिक्री बढ़े, एक्वेरियम निर्माण बढ़े, उसके माध्यम से ज़्यादा औरतों और युवाओं को रोजगार मिल सके, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो सके। सामान्य वर्ग के लोगों को 40%, SC, ST, OBC और बाकी सभी वर्ग की महिलाओं को 60% का अनुदान मिलेगा। तो सिर्फ याद रखना है मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए सरकार कितना सब्सिडी जो है वो दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हॉस्पिटल विल एस्टैब्लिश हरियाणा फर्स्ट प्लाज्मा बैंक बाय द एंड ऑफ जुलाई मंथ? जुलाई के लास्ट हफ्ते में या अगस्त के पहले हफ्ते में ये हरियाणा का पहला प्लाज्मा बैंक जो है वो बन जाएगा। बताओ कौन सा पहला प्लाज्मा बैंक है हरियाणा का? इंडिया का पहला आपको पता है दिल्ली में है, लेकिन हरियाणा का जो है वो कौन सा है? फटाफट मुझे आंसर बताओ। एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एसिक फरीदाबाद वाला, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल PGIMS रोहतक हो गया हमारे पास। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास आ गया मैक्स हॉस्पिटल गुरुग्राम, या फिर नन ऑफ दिस। फटाफट आंसर बताओ भाई क्या होगा? 5 सेकंड का टाइम सुना होगा आपने। गुड आंसर क्या होगा? सोचो आंसर क्या है इसका? दिस वन इज द आंसर, एसिक हॉस्पिटल फरीदाबाद, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन फरीदाबाद। ये ऐसा पहला हॉस्पिटल बनेगा हरियाणा का जो प्लाज्मा बैंक की तरह से क्या किया जाएगा? इस्टेब्लिश किया जाएगा। क्लियर? याद रहेगा आपको, रहना भी चाहिए, इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहला प्लाज्मा बैंक है तो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आ जाओ, एक कैंपेन है सिंपल एक्शन फॉर कोरोना प्रिवेंशन, मतलब कुछ ऐसी चीजें करनी है जिससे कोरोना को प्रिवेंट किया जा सके। एक कैंपेन स्टार्ट किया गया है ताकि लोगों में अवेयरनेस पैदा की जा सके, जागरूक किया जा सके कि कोविड-19 के लिए चीजों को कैसे यूज करना है। तो ये किस डिपार्टमेंट की तरफ से स्टार्ट किया गया है? हरियाणा स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, हरियाणा हेल्थ डिपार्टमेंट, हरियाणा स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट, या हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन? फटाफट आंसर बताओ भाई मुझे, क्या आंसर होगा इसका? 5 सेकंड का टाइम, फिर से टाइम तो आपको उतना ही मिलेगा क्योंकि ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन है नहीं ये। तो आंसर मुझे फटाफट बता दो क्या होगा। हाँ जी, आंसर होगा हरियाणा स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। इनके द्वारा ये किया गया है ताकि किस तरह से फेस मास्क हो गए आप यूज करते हो, फेस कवर हो गए, ग्लव्स हो गए, इनको किस तरह से आपने यूज करके डिस्पोज ऑफ करना है या इसको रीयूज करना है। ये सारा कैंपेन जो है वो किसके अंदर आता है? सिंपल एक्शन फॉर कोरोना प्रिवेंशन, ताकि दूसरों को ना हो सके। इन व्यू दैट एडवर्स कंडीशन अराइजेस ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक, जो भी इनसे कंडीशन पैदा हुई हैं उनसे अवेयर करवाया जाएगा ताकि फेस मास्क को किस तरह से डिस्पोज करना है, फेस कवर्स को, ग्लव्स को किस तरह से डिस्पोज करना है, और ये आपने अपनी जो लाइफ है उसका हिस्सा बना लेना है और इसको बहुत सेफली तरीके से करना है ताकि कोई और लोगों को संक्रमण जो है वो ना हो सके। मेन एम्फेसाइज किसके ऊपर है? यही करना है कि इस लोगों को या इस स्लोगन को हमने क्या करना है? आगे बढ़ाना है। It is very important for people to have knowledge about the safe disposal of item like mask and glove which were used to protect themselves. अब कोई इन्फेक्टेड बंदा अगर मास्क फेंक के चला जाए, किसी को कोई और उठा ले, तो बाय डिफॉल्ट क्या हो सकता है? उसको बीमारी हो सकती है। तो इसको अच्छी तरह से जो है वो खत्म करने के बारे में भी जानकारी जो है वो यहां से दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं इसके बाद, हाउ मच फाइनेंशियल असिस्टेंस इज प्रोवाइडेड इन केस ऑफ एक्सीडेंटल डेथ और डिसेबिलिटी अंडर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक्सीडेंट असिस्टेंट स्कीम? नाउ आपने बताना है, स्टेट गवर्नमेंट ने दोबारा से अनाउंस किया है कि एक्सीडेंटल डेथ के केस में या कोई बंदा अगर डिसेबल्ड हो जाता है, मतलब विकलांग हो जाता है, तो उसको डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक्सीडेंट असिस्टेंट स्कीम के थ्रू कितना पैसा जो है वो दिया जाएगा? फटाफट मुझे आंसर बताओ। ये तो आपको पता होगा कितना पैसा दिया जाएगा भाई। हाँ, और साथ ही साथ ये भी सोच लो कितनी एज से लेके कितनी एज तक दिया जाता है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको आएगा कितनी एज से लेके कितनी एज तक, क्योंकि सब कह देंगे कि सर कितनी भी एज हो तो उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा। नहीं भाई, जितनी भी एज है उसके अकॉर्डिंग नहीं आएगा, इसमें एक एज लिमिट है। तो पहले तो पैसा देखो कितना दिया जाएगा, 1 लाख रुपए जो है वो इसमें दिया जाएगा। एज ग्रुप कितना है? 18 से लेके 70 साल तक का क्या है? एज ग्रुप है। मतलब 18 साल से लेके 70 साल के लोगों को इस योजना का लाभ मिलेगा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी दुर्घटना सहायता बीमा योजना, और 1 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। लेकिन एज जो है वो कितनी होनी चाहिए?
एज जो है वो 18 से 70 के बीच में ही होनी चाहिए। क्लियर। दुर्घटना में मृत्यु होने पर परिवार को यह लाभ जो है वो दिया जाएगा, 1 लाख रुपए का जो है वो साथ में बेनिफिट दिया जाएगा। बेनिफिट ऑफ दिस स्कीम, डोमिसाइल होना जरूरी है स्टेट का, ऐसे नहीं कि पंजाब का हो या कोई और स्टेट का हो तो उसको दे दिया जाएगा। हमारी ही स्टेट से बिलोंग करता हो, हरियाणा से बिलोंग करता हो, तब उसको ये प्रोवाइड किया जाएगा। एक कंडीशन है, ही शुड नॉट बी रजिस्टर्ड अंडर द प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट, क्योंकि एक ही स्कीम का लाभ मिलेगा तो वो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंदर रजिस्टर नहीं होना चाहिए, वो सिर्फ श्यामा प्रसाद मुखर्जी दुर्घटना सहायता बीमा योजना के अंदर ही रजिस्टर होना चाहिए। अगर नहीं भी है तो भी दे दिया जाएगा, लेकिन इस स्कीम के अंदर जो है वो नहीं होना चाहिए। अंडर हुज चेयरमैनशिप हरियाणा गवर्नमेंट हैज कॉन्स्टिट्यूटेड ए कमेटी रिगार्डिंग द इशू ऑफ एफ्लुएंट्स बीइंग रिलीज्ड इन आगरा कैनाल एंड गुरुग्राम कैनाल, जो काफी टाइम से ये हो रहा है, लाइक 1994-1995 से ये बात चल रही है कि जो आगरा और गुरुग्राम में जो कैनाल सिस्टम है, जो पानी आता है, उसमें बहुत ही पदार्थ जो है वो छोड़ दिए जाते हैं, मतलब बहुत ही अपशिष्ट जो है वो छोड़ दिए जाते हैं। उसको ठीक करने के लिए, या वो क्या मैटर है, किस तरह से वो आते हैं, कहां से आते हैं, इसको ठीक करने के लिए कमेटी बनाई गई है। उस कमेटी के हेड जो है वो किसको लगाया गया है? मिस्टर महावीर सिंह को लगाया गया है, केशनी आनंद अरोड़ा को लगाया गया है, श्रीमती कमलेश दांदा को लगाया गया है, या मिस्टर मूलचंद शर्मा जी को लगाया गया? फटाफट मुझे आंसर बताओगे, क्या आंसर होगा इसका? फटाफट सोचो क्या आंसर होगा, मैच करियो मेरे साथ। मिस्टर महावीर सिंह हैं, केशनी आनंद अरोड़ा हैं, श्रीमती कमलेश दांडा जी हैं, या मिस्टर मूलचंद शर्मा जी हैं? तो आंसर क्या है इसका? मिस्टर मूलचंद शर्मा जी, जो हमारे मिनिस्टर भी हैं ट्रांसपोर्ट के। कौन कौन से डिपार्टमेंट है इनके पास? ट्रांसपोर्ट है, माइंस है, जियोलॉजी है। क्या याद रखना है कौन कौन से डिपार्टमेंट है? ट्रांसपोर्ट है, माइंस है, जियोलॉजी है। तो उसके मिनिस्टर जो मिस्टर मूलचंद शर्मा जी हैं, उनको इस कमेटी का क्या लगाया गया है? हेड लगाया गया है। तो माइंस और जियोलॉजी आ गया, तो बाय डिफॉल्ट इनको ही हेड बनाना था। 15 एमएलएस और एडिशनल चीफ सेक्रेटरीज ऑफ 3 डिपार्टमेंट जो हैं वो भी इस कमेटी के क्या रहेंगे? मेंबर रहेंगे। ये आप देख सकते हो फोटो मूलचंद जी की, तो इससे याद रहेगा आपको। ये मैंने पहले ही बताया कि मैटर 1994 का है, बहुत टाइम पहले ये ऑर्डर दिया गया था कि इसको ठीक करना है हमने, लेकिन अब जो है इसके ऊपर कमेटी बना दी गई है, तो बहुत ही जल्दी इसका सोल्यूशन जो है वो कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा विल होस्ट 4th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखना है। HCS में तो आएगा ही आएगा, 101% चांस है इसके। 4th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स, या जो भी अभी पेपर होंगे, कैनाल पटवारी होगा, कोई भी एग्जाम्स होंगे, तो उसमें भी क्वेश्चन आना ही आना है। ये भिवानी बना दिया गया है सेंटर, पंचकुला, हिसार या कुरुक्षेत्र? फटाफट आंसर बताओगे, मेरे ख्याल से सबको पता होगा, बहुत ही फेमस रहा है। हाँ जी, आंसर क्या होगा? आंसर है इसका पंचकुला। पंचकुला में होगा 4th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021। किरण रिजिजू ने, जो हमारे अभी स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, तो उन्होंने ये अभी सूचना दी है कि 4th खेलो इंडिया जो है वो पंचकुला में आयोजित की जाएंगी। जो इससे पहले वाली थी एज सच वो कहाँ पे की गई थी? वो गुवाहाटी असम में की गई थी। लेकिन 2020 वाली जो इस साल होनी थी वो कोविड के कारण जो है वो कैंसिल कर दी है, वो भी गुवाहाटी और असम में ही होनी थी। इससे पहले महाराष्ट्र में हुई थी। क्लियर। तो हमें सारी याद करने की जरूरत नहीं है, आपने सिर्फ 2020 की याद रखना है कहाँ पे होनी थी, क्योंकि कैंसिल हो गई है, तो 2021 के आपको पता लग गया हरियाणा में होंगी। लेकिन उन्होंने कह दिया कि जो ओलंपिक्स 2020 टोक्यो में होनी थी अब वो 2021 में कर दिया, तो उसके बाद होंगी ये, मतलब जो ओलंपिक्स होना है हमारे पास टोक्यो में 2020 का, उसके बाद ये आयोजित की जाएंगी। चलो नेक्स्ट आते हैं इसके अगला क्वेश्चन। हरियाणा गवर्नमेंट इज इम्प्लीमेंटिंग द प्रोजेक्ट नेशनल ई विधान एप्लीकेशन। एक प्रोजेक्ट जो सेंटर गवर्नमेंट की तरफ से स्टार्ट किया गया, हरियाणा गवर्नमेंट भी उसको इम्प्लीमेंट कर रही है, जिसका नाम क्या है? नेशनल ई विधान एप्लीकेशन। इस प्रोजेक्ट का जो हम कह सकते हैं फोकस है वो किससे जुड़ा हुआ है? ये प्रोजेक्ट जो है वो किसके लिए स्टार्ट किया गया है? ई विधान आवेदन जो है वो परियोजना को लागू तो कर रही है हरियाणा गवर्नमेंट, लेकिन ये परियोजना किससे संबंधित है? ये पब्लिक को सर्विसेज देने के लिए है, पेपरलेस असेंबली और काउंसिल बनाने के लिए है, कोई फार्मर को बेनिफिट देने के लिए है, या कोई मेडिकल इंश्योरेंस देने के लिए? फटाफट आंसर बताओ मुझे, क्या हो सकता है इसका आंसर, अगर आपने सुना हुआ है। अगर नहीं भी सुना हुआ तो एक बहुत ही अच्छा आपका कंसेप्ट जो है वो क्लियर होने वाला है, एक बहुत ही अच्छे कंसेप्ट के बारे में आप समझोगे।
तो ये सेंटर गवर्नमेंट की तरफ से चलाया गया है नेशनल ई विधान एप्लीकेशन। विधान से याद रखोगे विधानसभा और विधान परिषद कि जो विधानसभा और विधान परिषद में इतना फोटोस्टैट का पेपर्स जो डिस्ट्रीब्यूट होते थे, हर बिल डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था, इतने इतने पेज, तो उसका खर्चा बचाने के लिए इसको क्या किया जा रहा है, पेपरलेस किया जा रहा है। तो आंसर क्या होगा, स्टार्ट पेपरलेस लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया है कि जितनी भी पूरे इंडिया में विधानसभा और विधान परिषद हैं उनको पेपरलेस जो है वो किया जाए। तो उनकी तरफ से किया जा रहा है और 20 करोड़ रुपए का इसमें खर्चा आएगा, जिसमें से 60% जो खर्चा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाएगा, 40% खर्चा जो है किसकी तरफ से दिया जाएगा, स्टेट की तरफ से। मतलब जो रेशो होगी वो किस रेशो में होगा, 60:40 में होगा। ये प्रोजेक्ट 1 साल के अंदर कंप्लीट होगा, ऑलरेडी हरियाणा में स्टार्ट हो चुका है, तो इस सत्र से शायद जो है वो इसको पूरा कर भी दें। क्लियर। और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ये प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्टेड है ऑलरेडी। सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोजेक्ट टाइटल्ड ई नेशनल ई विधान एप्लीकेशन इज ए मिशन मोड प्रोजेक्ट ऑफ द नरेंद्र मोदी जी, उनके अंडर ये स्टार्ट हुआ था। और इसकी नोडल एजेंसी जो इसको इंप्लीमेंट कराने वाली एजेंसी है वो मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स है। प्रोजेक्ट है कि लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल को क्या बनाना है, पेपरलेस कराना है, मतलब उसको पूरी तरह से क्या बना देना है, डिजिटल बना देना है। अब इसमें काम कैसे होगा कि जब ये पूरी तरह से हाईटेक मतलब डिजिटल हो जाएंगी, पूरी की पूरी प्रोसीडिंग हाउस की जो है, चाहे वो पहला घंटा है क्वेश्चन आवर का है, चाहे वो बिल्स हैं, चाहे आपने किसी से क्वेश्चन पूछने हैं, कोई कॉलिंग अटेंशन है किसी मैटर के ऊपर आपने अटेंशन दिलवानी है, सब कुछ ऑनलाइन होगा। सारे जो भी एमएलएज हैं, एमएलसीज हैं, उनको एक टैब जो है वो उनके टेबल पे होगा, उस टैब के थ्रू ही जो है वो क्या किया जाएगा, कंट्रोल किया जाएगी सारी चीजें। 45 मिनट जैसे सेशन स्टार्ट होगा उससे 45 मिनट पहले जो है वो सारा जो टैब्स हैं वो उनके टेबल पे पहुंच जाया करेंगे। इससे पेपर बचेगा और बहुत सारा खर्चा जो है वो सरकार का बच जाएगा। क्लियर। याद रखना है कि जो नेवा है बेसिकली वो क्या है, ये आपने याद रखना है, तो याद रहेगा, विधान से याद रहेगा अगर हिंदी में होगा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। The state government is going to inaugurate the Mahagram Yojana. Now, most important word is Mahagram Yojana. From which village on the occasion of Independence Day 15 अगस्त 2020 को 15 अगस्त 2020 को इस योजना के थ्रू जो है महाग्राम योजना जो है वो स्टार्ट की जाएगी। किस विलेज के अंदर स्टार्ट की जाएगी और फिर आपको ये बताएंगे कि महाग्राम योजना क्या है। तो पहले बताओ कौन से ग्राम से स्टार्ट की जाएगी, कौन से गांव से स्टार्ट की जाएगी। विलेज सोताई है, रामगढ़ है, संग्राम है या समाना है। तो फटाफट आंसर बताओ मुझे, क्या आंसर होगा इसका। 5 सेकंड का टाइम आपके पास, 5 सेकंड ज़्यादा नहीं है कम भी नहीं है, फटाफट आंसर दे दो, क्या होगा। हाँ जी, आंसर होगा इसका विलेज सोताई। क्या आंसर है, विलेज सोताई। विलेज सोताई जो है वो इसके महाग्राम जो योजना है उसके तहत जो है वो इसको क्या किया जाएगा, स्टार्ट किया जाएगा। क्लियर। तो विलेज सोताई कहाँ पे है, विलेज सोताई ये आपको पता होना चाहिए। विलेज सोताई जो है वो किस एरिया से जो है वो संबंधित है, मतलब किस डिस्ट्रिक्ट में जो है वो आएगा। ये आता है फरीदाबाद के अंदर, याद रखोगे किसके अंदर, फरीदाबाद। कई बार आपको डिस्ट्रिक्ट पूछने की कौन सी डिस्ट्रिक्ट से इसको स्टार्ट किया जाएगा। वो कहते हैं ओपन डेफिकेशन फ्री तो हम कर चुके हैं, लाइक टॉयलेट्स बन चुकी हैं, तो कोई भी अब जो है वो बाहर जाता नहीं है, जिसके कारण जो है वो स्वच्छता बरकरार रहती है। अब हमने क्या करना है, जो स्ट्रीट्स हैं उनको भी हमने साफ सुथरा कर देना है, गार्बेज फ्री कर देनी है, मतलब सब जगह पे सीवेज का जो काम है वो कंप्लीट कर देना है, छोटे बड़े गांव सबको मिला के। वो कौन सी योजना के तहत होगा, महाग्राम योजना के अंदर। चाहे वो सॉलिड वेस्ट है चाहे वो लिक्विड वेस्ट है, सबको हमने क्या कर देना है, एक प्रॉपर सीवेज सिस्टम के थ्रू क्या कर लेना है, कंट्रोल। सीवेज सिस्टम आपने देखा ही होगा, तो उसके थ्रू हमने कंट्रोल कर लेना है। महाग्राम योजना जो स्टार्ट की जाएगी वो उन विलेजेस में, उन गांव में स्टार्ट की जाएगी जिनकी पॉपुलेशन 10,000 से क्या है, ज्यादा है। इस स्कीम के अंदर होगा क्या, सीवरेज सिस्टम जो है वो बनाए जाएंगे। कितने गांव में बनाए जाएंगे, 129 गांव में जो है वो इसको बनाया जाएगा। 129 विलेजेस को इसमें से कवर किया जाएगा। आप देख सकते हो 10,000 से ज्यादा पॉपुलेशन वाले गांवों को इसमें से लिया जाएगा। इसमें व्यापार है, जो पलायन है उसको रोकना है, सामाजिक आधारभूत को विकास करना है। अब इसके ऊपर है गांवों को विकसित करना है। अब हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं, गांवों को विकसित करना है। तो इसमें एक वर्कशॉप भी लगाई जाएगी, ग्राम पंचायत के लोगों को जोड़ा जाएगा, उनको बताया जाएगा कि किस तरह से आपने काम में हिस्सा लेना है, किस तरह से आपने सहयोग देना है। तो सीवरेज सिस्टम ऑलरेडी जो है वो काफी गांव में जो है वो स्टार्ट हो चुका है। जिन गांव में स्टार्ट हो चुका है उनका रिव्यू भी लिया जाएगा। जैसे दुष्यंत चौटाला जी ने कहा, महाग्राम योजना जो ऐसी योजना है जो महान ग्राम बनाने की तैयारी कर रही है, मतलब महाग्राम से क्या बनेगा, महान ग्राम जो है वो बनाया जाएगा।
इसमें 3 फेज होंगे। पहले फेज में 20 गांव होंगे जो ऑलरेडी प्रोजेक्ट स्टार्ट हो चुका है। 38 गांव होंगे दूसरे में, और तीसरे में कितने होंगे? 71, मतलब 71 होंगे। 129 टोटल विलेजेस को कवर किया जाएगा। कई बार पूछ लेते हैं महान ग्राम स्कीम जो है वो किसको कहा गया, तो महाग्राम को ही कहा गया। क्लियर? चलो, 2 स्कीम्स हैं। स्वच्छ भारत अभियान जो है वो पखानों को खत्म करने के लिए था जो बाहर शौच में जाते थे, और महाग्राम किसके लिए? सीवेज सिस्टम बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट विच एयरफोर्स बेस इन हरियाणा फर्स्ट कंसाइनमेंट ऑफ राफेल फाइटर जेट लैंडेड? जो भी हमने 5 राफेल हमारे पास आए हैं इंडिया में, वो कौन से हरियाणा के एयर बेस पे आए हैं? बताओ मुझे फटाफट, सबको पता होगा। इसके लिए तो मैं आपको 5 सेकंड भी ना दूं तो भी आंसर आप बता दोगे। बहुत ही फेमस न्यूज रही, अंबाला एयरफोर्स स्टेशन के ऊपर ये लैंड किए 5 राफेल देख सकते हो आप यहाँ पे। राफेल का 1-2 चीजें बताने के लिए पिक्चर जहां पे डाली गई है। 2-3 चीजें याद रखनी। एक तो आपसे रेंज पूछ सकते हैं, याद रखना है 3700 किलोमीटर है। कौन सी कंपनी है जिसने इसको बनाया है? दसॉल्ट एविएशन है। मैन्युफैक्चरर का नाम याद रखना है, दसॉल्ट एविएशन है। रेंज याद रखनी है 3700 किलोमीटर है। 4th जनरेशन फाइटर जेट प्लेन है। 4th जनरेशन मतलब बहुत ही हाई जो है वो टेक्नोलॉजी है। एयर टू एयर स्ट्राइक, एयर टू लैंड स्ट्राइक दोनों में सक्षम है। बहुत ही हाई स्पीड है। स्पीड आप देख सकते हो, लेकिन याद करने की सच आपको जरूरत नहीं है। क्लियर? तो ये था हमारे पास राफेल के बारे में। और याद रखना है जो हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने एक ट्वीट किया था, मुझे अच्छा लगा तो मैंने आपको शेयर करने के लिए लिखा यहाँ पे, हरियाणा की वीर भूमि देश के आसमान में, स्वागत है राफेल आपका मेरे हिंदुस्तान में। तो हरियाणा में आ रहा है तो देख लो, राफेल लैंडिंग एट द अंबाला एयरबेस। टोटल ऑर्डर 36 का है, लेकिन अभी हमारे पास कितने आ गए हैं? 5 आ चुके हैं। और कहां से आए हैं? फ्रांस से आए हैं। तो आपको याद रखना है ये सारी चीजें। राफेल के बारे में एक आधा पॉइंट जो वो पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आते हैं, द फर्स्ट मीटिंग ऑफ गवर्निंग ट्रस्टीज ऑफ रोहनाथ फ्रीडम ट्रस्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट, रोहनाथ फ्रीडम ट्रस्ट जो कि 2018 में खट्टर जी प्रॉमिस करके आए थे, वो उन्होंने उसकी पहली मीटिंग जो है वो की है। वो किसकी चेयरमैनशिप में जो है वो हुई है? क्या वो मनोहर लाल खट्टर जी की ही चेयरमैनशिप में हुई है, या दुष्यंत चौटाला जी के, या केशनी नंद अरोड़ा, या अनिल विज जी? सारी पर्सनैलिटीज नोन है आपके। तो किसकी चेयरमैनशिप में हुई है? तो आंसर है इसका मनोहर लाल खट्टर जी, इनकी चेयरमैनशिप में इस मीटिंग को किया गया है। याद रखना अपने, मनोहर लाल खट्टर जी। रोहनाथ फ्रीडम ट्रस्ट है क्या? बेसिकली क्या हुआ था कि जब से देश आजाद हुआ है 1947 से लेके आज तक, मतलब 2018 तक आप ले सकते हो, कि इसमें कभी भी झंडा नहीं लहराया गया। बिकॉज इस गांव के अंदर बहुत ज्यादा शहीद हैं, बहुत ज्यादा लोग शहीद हुए हैं, जिसके कारण इसमें ट्राई कलर फ्लैग जो है वो नहीं लहराया जाता। ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट में आता है? भिवानी डिस्ट्रिक्ट में आता है ये गांव, रोहनाथ विलेज। अब इसमें क्या हुआ है कि चीफ मिनिस्टर ने जो मनोहर लाल खट्टर जी हैं, उन्होंने 2018 में शहीदी दिवस जो है वो यहाँ पे मनाया था, और हमारा जो नेशनल फ्लैग है पहली बार रोहनाथ विलेज में लहराया था। ये उस टाइम पे काफी एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया है कि पहली बार ऐसा कौन सा गांव है हरियाणा का जिसमें झंडा लहराया गया, तो वो रोहनाथ गांव था, भिवानी डिस्ट्रिक्ट का। अब वहां पे एक ट्रस्ट बना दिया, रोहनाथ फ्रीडम ट्रस्ट, ताकि जो लोगों ने सेक्रीफाइस दिया है वहां पे उनके लिए काम हो सके। उनके बेटों ने जो सेक्रीफाइस किया है उनके लिए कुछ ना कुछ विलेज को हम क्या कर सके, प्रोवाइड, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड हो, चाहे एम्प्लॉयमेंट देने के लिए हो, स्किल ट्रेनिंग हो, बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करना हो, हेल्थ फैसिलिटी हो, हर तरह की उस विलेज के अंदर सुविधा जो प्रोवाइड करने की बात जो है वो कही गई है। करेगा कौन? ये यही करेगी रोहनाथ ट्रस्ट जो है वो करेगी, जिसकी चेयरमैनशिप जो है वो किसको दी गई है? मनोहर लाल खट्टर जी को। तो चीफ मिनिस्टर खुद चेयरमैन है, तो बाय डिफॉल्ट डेवलपमेंट तो होगी ही होगी। क्लियर? तो याद रहना चाहिए आपको। नेक्स्ट आते हैं अगला, हु इज अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ हरियाणा साहित्य अकेडमी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हरियाणा साहित्य अकेडमी के डायरेक्टर के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? तो आंसर क्या है इसका? मिस्टर चंद्र त्रिका। याद रखना आपने आंसर, मिस्टर चंद्र त्रिका। रिप्लेस किया इन्होंने पूरनमल गौर को, और अब ये बन जाएंगे मिस्टर चंद्र त्रिका। ये 3 अगस्त को इन्होंने जो है वो डायरेक्टर बन जाना है। तो अनाउंसमेंट जो है वो पहले ही कर दी गई। आप फोटो यहाँ पे देख सकते हो। हरियाणा साहित्य अकेडमी का क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द फर्स्ट ई ग्राम सभा ऑफ द हरियाणा स्टेट। ई ग्राम सभा सबसे पहली हरियाणा स्टेट की कौन सी है? विलेज गलौरी है, अलीपुरा है, खुर्दबन है, या फिर भोगपुर है? फटाफट मुझे आंसर बताओगे। आंसर क्या होगा?
5 सेकंड का इसके लिए मैं आपको टाइम दे देता हूं। अगर आपने सुना हुआ है तो आप आंसर बता दोगे, अगर न्यूज़पेपर पढ़ते हो फिर भी बता दोगे। तो आंसर क्या है इसका? विलेज खुर्दबान। विलेज खुर्दबान जो है वो पहली ई ग्राम सभा जो है हरियाणा गवर्नमेंट की बनाई जाएगी। दुष्यंत चौटाला जी ने लॉन्च किया है ग्राम सभा ऑफ विलेज खुर्दाम इन यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट। ये पहली ई ग्राम सभा जो है वो गुरुग्राम से उन्होंने इनॉग्रेट किया है वर्चुअल मीडियम से। इसमें होगा क्या, ई ग्राम सभा में क्या होता है कि जितने भी गांव के लोग हैं जो वोट करते हैं, बेसिकली अडल्ट हैं, वो सारे के सारे जो है वो इकट्ठे होंगे। इकट्ठे होकर एक जगह पे बैठेंगे, जो भी उनकी शिकायतें हैं, कोई समाधान देना चाहते हैं किसी चीज का, तो वो सुजेशन दे सकते हैं। तो इसी को क्या कहा गया? ई ग्राम सभा। ई का मतलब ऑनलाइन होगा, ग्राम सभा मतलब जो ग्राम सभा के लोग होंगे। तो वो एक वर्चुअल मीटिंग में बैठेंगे और उसके थ्रू जो है वो क्या किया जाएगा? सुजेशन दी जाएंगे। इससे क्या होगी? ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी। और इवन एक सुविधा और भी दी गई है कि इसको ऑनलाइन कंडक्ट किया जा रहा है, तो जो भी इसमें बातें होंगी वो रिकॉर्ड की जाएंगी, ताकि इसको दोबारा से जो है वो क्या देखा जा सके कि क्या क्या जो प्रॉब्लम्स लोगों ने बताई थी। 15 अगस्त तक ऑल द ब्लॉक्स इन द स्टेट शुड ऑर्गेनाइज ए डिजिटल ग्राम सभा एटलीस्ट वन विलेज ऑफ एवरी ब्लॉक। हर ब्लॉक के अंदर जो एक गांव होगा उसमें कम से कम जो है वो एक जो है वो ई ग्राम सभा जो है वो बनाई जाएगी। 15 अगस्त तक ये लक्ष्य जो है वो हमने पूरा करना है। तो गाइस, ये थे हमारे पास जुलाई महीने के करंट अफेयर्स। मेरे ख्याल से सारे के सारे करंट अफेयर्स क्लियर हो गए होंगे। और गाइस, अगर फिर भी आपको कोई डाउट आता है तो आप इस ईमेल आईडी पे हमें ईमेल कर सकते हो। विद इन 24 आवर्स आपका सोल्यूशन जो है वो कर दिया जाएगा। अगर कोई कोर्स को सेस करने में प्रॉब्लम आ रही है या किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप इन नंबर्स पे भी कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप जुलाई, अगस्त और सितंबर, ये तीनों महीनों के करंट अफेयर्स अपलोड हो चुके हैं, तो ये तीनों के तीनों जरूर देखें। बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हमने कवर कर लिए हैं। थैंक यू गाइस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर।